नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कसक है, केम छो, हेलो एंड वेलकम टू गेट अकेडमी। सो दोस्तों, आज तुम लोग का सॉम का वीकली टेस्ट 4 हुआ होगा, जिसका सिलेबस था बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस बीम। टोटल 2 क्वेश्चन आए थे। अब हम लोग उसका वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे टेस्ट में। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये एक ओवर हैंगिंग बीम है जिसका लोडिंग डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस बीम का जो क्रॉस सेक्शन है होलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, जिसका आउटर डायमीटर 200 mm है एंड थिकनेस 20 mm है, और पूरे बीम का क्रॉस सेक्शन सेम है। जब भी किसी पूरे बीम का क्रॉस सेक्शन सेम हो तो उसको प्रिज्मेटिक बीम बोलते हैं। अब इसमें हम लोग को क्या निकालना है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम। कभी भी किसी बीम में अगर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना हो, खासकर वो बीम प्रिज्मेटिक बीम है, तो उसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये तुम लोग को याद भी होगा, mx अपॉन आई इंटू वाई मैक्स, या इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है mx अपॉन जेड। आई बाई वाई मैक्स को ही हम लोग जेड बोलते हैं, जेड को हम लोग सेक्शन मॉडुलस बोलते हैं। जहां mx क्या है, पूरे बीम का ओवरऑल मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, आई क्या है, क्रॉस सेक्शन का एरिया मूवमेंट और ये पूरे क्रॉस सेक्शन का अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, और पूरे बीम का क्रॉस सेक्शन सेम है तो आई सेम हो जाएगा। और वाई मैक्स क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर का डिस्टेंस देख लेंगे, बॉटम फाइबर का डिस्टेंस देख लेंगे, दोनों में जो सबसे ज्यादा है, मतलब न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस बोल सकते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शन का। क्लियर बट सिंपल, किसी भी क्रॉस सेक्शन में किसी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट एंड बेंडिंग स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m अपॉन आई इंटू वाई। क्लियर बट, तो अगर मेरे को ओवरऑल मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है तो मैं m की भी मैक्सिमम ले लूंगा और y की भी मैक्सिमम ले लूंगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mx अपॉन आई इंटू वाई मैक्स, और i बाई वाई मैक्स को ही हम लोग सेक्शन मॉडुलस दैट इज जेड बोल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या, mx अपॉन आई इंटू वाई मैक्स या mx अपॉन जेड। mx मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है जो लोडिंग डायग्राम से निकलेगा। तो सबसे पहले जो बीम का लोडिंग डायग्राम दिया है उसका यूज करके मैं क्या निकाल लेता हूं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो उसके लिए इस डायग्राम को अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान, थोड़ा एप्टीट्यूड लगाओगे ना तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जल्दी निकल जाएगा। जैसे यहां 2 सपोर्ट दिख रहा है, इन 2 सपोर्ट का रिएक्शन तभी निकालना जब जरूरत पड़े। हाँ, जरूरत पड़े तो निकालना पड़ेगा, बट जबरदस्ती का नहीं निकालना। जबरदस्ती का नहीं निकालना कहने का मतलब क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली इससे क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना। मैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने का तरीका क्लास में बताया था। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए जितना भी पॉइंट लेते हो, सारे पॉइंट का बेंडिंग निकालो। बेंडिंग डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस बेंडिंग डायग्राम बनाने के लिए हम लोग जितना भी पॉइंट कंसीडर करते हैं, सारा पॉइंट ले लो, उन सारे पॉइंट की बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालो। उनमें जो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। और बेंडिंग डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या क्या पॉइंट लेते हैं, पहले तो एंड पॉइंट, जहां नया लोड आ रहा है, जहां सपोर्ट है, जहां लोडिंग पैटर्न चेंज हो रहा है। और इसके अलावा अगर किसी रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो अगर उस रीजन के बीच में ऐसा कोई पॉइंट आ रहा है जहां का शियर फोर्स 0 है तो वो भी लेना पड़ेगा। ऐसा आ रहा है तो लेना है, नहीं आ रहा है तो नहीं लेना है। जैसे सबसे पहले मैं एंड पॉइंट जहां सपोर्ट है, जहां लोडिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, उनको नेमिंग करूं तो कैसे नेमिंग होगा, ये मेरा एंड पॉइंट है, इसको ए बोल दिया। यहां ध्यान देना, यूडीएल लग रहा था, यहां से यूडीएल लगना बंद हो गया और यहां नया सपोर्ट भी आ गया, तो इसको एक पॉइंट बोलना पड़ेगा, बी बोल दिया। यहां से नया सपोर्ट भी आ गया और अभी कोई लोड नहीं है, यहां से यूडीएल भी लगना शुरू किया, मतलब यहां से पैटर्न भी चेंज हो रहा है, ये पॉइंट को सी बोल दिया। अब कहीं भी पैटर्न नहीं चेंज हो रहा है, यूडीएल लग रहा है सेम इंटेंसिटी का लास्ट तक, तो ये लास्ट पॉइंट है, इसको क्या बोल दिया, डी। तो अभी एंड पॉइंट जहां भी पैटर्न चेंज हो रहा है लोडिंग का, जहां सपोर्ट है, उसका नेमिंग कर दिया। अब ये देखना है, अगर किसी रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो उस रीजन के बीच में ऐसा कोई पॉइंट जहां का शियर फोर्स 0 है, ऐसा पॉइंट आ रहा है तो वो भी लेना पड़ेगा। तो पहला डिस्ट्रीब्यूटेड लोड सर ए बी रीजन में है, पर ए बी रीजन के बीच में ऐसा कोई पॉइंट जहां का शियर फोर्स 0 है, ऐसा कोई पॉइंट आ रहा है, तब ए बी के बीच में ऐसा कोई पॉइंट लेना है। नहीं आ रहा है तो फिर और कोई पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं ऑब्जर्वेशन से बोल सकता हूं क्या ए बी रीजन के बीच में ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा जहां का शियर फोर्स 0 हो। उसका कारण, अगर हम लोग ए बी रीजन के बीच में कोई भी एक सेक्शन लेंगे तो इसका अगर तुम लोग लेफ्ट साइड के पोर्शन को देखोगे तो लेफ्ट साइड के पोर्शन में सारा का सारा लोड नीचे है क्या, और सारा का सारा लोड नीचे है तो यहां का कुछ ना कुछ शियर फोर्स आएगा, चाहे प्लस साइन के साथ आए चाहे माइनस साइन के साथ आए। बट अगर शियर फोर्स कैसे निकालते हैं किसी भी सेक्शन का, उसके एक साइड के पोर्शन में जितना भी ट्रांसफर फोर्स आ रहा है उसका अलजेब्रिक सम। और अगर इसका एक साइड के पोर्शन में अभी मैं लेफ्ट पोर्शन को देखूं तो लेफ्ट पोर्शन में सारा का सारा फोर्स नीचे है, और सारा का सारा फोर्स नीचे है तो इसका कुछ ना, इसका एरिया फोर्स हो जाएगा। जैसे अभी मान लो ये डिस्टेंस x है तो इसका एरिया कितना आएगा, 10 इंटू एक्स। लेफ्ट पोर्शन में फोर्स जब नीचे है तो हम लोग शियर फोर्स को नेगेटिव लेते हैं तो माइनस 10x आ जाएगा। बट भले माइनस आए चाहे प्लस आए, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी क्या, मतलब जीरो, शियर फोर्स 0 कभी भी नहीं हो सकता। उसका कारण क्योंकि ए बी रीजन के बीच में मैं कोई सेक्शन लिया तो इसके एक साइड के रीजन में सारा का सारा फोर्स नीचे है। यानी अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रीजन के बीच में अगर कोई सेक्शन लेते हो, उसके एक साइड के रीजन में चाहे लेफ्ट पोर्शन में चाहे राइट पोर्शन में सारा का सारा लोड या तो नीचे हो या सारा का सारा लोड ऊपर हो, तो उस रीजन के बीच में कभी भी शियर फोर्स 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अभी ए बी रीजन के बीच में ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जहां का शियर फोर्स 0 हो, तो मेरे को ए बी रीजन के बीच और कोई पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है। अगला डिस्ट्रीब्यूटेड लोड सी डी रीजन में आ रहा है।
क्या सीडी रीजन के बीच में ऐसा कोई पॉइंट आएगा क्या जहां का शियर फोर्स जीरो है? नहीं। कारण अगेन सीडी रीजन के बीच में कोई एक सेक्शन लो, हर रीजन के बीच में अलग अलग लोगे। अब सीडी रीजन के बीच में एक सेक्शन लिया, अब सीडी रीजन के बीच में अगर मैं राइट यहां इस सेक्शन का मैं शियर फोर्स देखना चाहूं राइट पोर्शन को लेके, तो अगेन इसके राइट पोर्शन में सारा का सारा फोर्स नीचे है क्या? और इसके राइट पोर्शन में सारा का सारा फोर्स नीचे है, मतलब अगेन इस सेक्शन का शियर फोर्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मतलब सीडी रीजन के बीच में मेरे को ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं जहां का शियर फोर्स जीरो हो, तो और कोई पॉइंट सीडी रीजन के बीच में भी लेने की जरूरत नहीं है। अगला बचा बीसी रीजन, तो बीसी रीजन में तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ही नहीं, ये दिमाग कुछ रीजन में लगा रहा था जिस रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो। तो अभी मेरे को ये 4 पॉइंट ए बी सी डी के अलावा और कोई पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ए बी और सी डी रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था, बट इस रीजन के बीच में ऐसा कोई पॉइंट आ ही नहीं रहा है जहां का शियर फोर्स जीरो हो। तो अभी बीएमडी बनाने के लिए मेरे को बस ये 4 पॉइंट लेना है, ए बी सी डी। अभी नेमिंग खत्म नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, इन चारों पॉइंट में जहां पर भी कंसंट्रेटेड कपल होगा, चूंकि वहां बेंडिंग मोमेंट सडन चेंज होता है तो वहां जस्ट लेफ्ट राइट करके निकालते हैं, तो वहां जस्ट लेफ्ट राइट कर देना। बट ए पे भी कपल नहीं है, बी पे भी नहीं है, सी पे भी नहीं है, डी पे नहीं है, तो हर एक पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की एक एक वैल्यू होगी, जस्ट लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग एक एक करके इन चारों पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू निकालेंगे, जहां पर सबसे ज्यादा आएगा वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अभी मैं सपोर्ट का रिएक्शन ही निकाला हूं, कारण ध्यान देना ए और डी का तो बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा। जब मैं बी का बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा तो लेफ्ट पोर्शन को लेकर निकालूंगा, और लेफ्ट पोर्शन को लेकर निकालूंगा। मान लो ये बी का फोर्स वाला रिएक्शन आरबी है, ये ही सपोर्ट है, तो यहां केवल फोर्स का रिएक्शन आएगा। सी का फोर्स वाला रिएक्शन आरसी है, मूवमेंट का रिएक्शन तो आएगा नहीं। तो अगर मैं लेफ्ट पोर्शन को लेकर निकालूंगा तो मेरे को बी के रिएक्शन से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। वैसे मैं ना तो बी लेफ्ट पोर्शन को लूंगा तो इसके लेफ्ट पोर्शन में ना तो बी का रिएक्शन का मतलब रहेगा ना ही सी के रिएक्शन से। वैसे जब मैं सी का बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा तो राइट पोर्शन को लेकर निकाल लूंगा, और राइट पोर्शन को ले रहा हूं तो लेफ्ट पोर्शन के लोड से कोई मतलब नहीं रहेगा, और लेफ्ट पोर्शन के मतलब से कोई लोड नहीं रहेगा, मतलब नहीं रहेगा, तो बी और सी के रिएक्शन से अगेन कोई मतलब नहीं होगा। तो यहां ए बी सी और डी का बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए मेरे को इन सपोर्ट का रिएक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जबरदस्ती मैं इसको क्या निकालूंगा, निकालना चाहो तो निकाल लो। अब एक एक करके पहले मैं निकाल रहा हूं बेंडिंग मोमेंट ए का तो बेंडिंग मोमेंट फर्स्ट पॉइंट है तो जीरो ही होगा, कारण ये ए सेक्शन है। लेफ्ट पोर्शन को ले लो, इसके लेफ्ट पोर्शन में कोई लोड ही नहीं है, तो बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, जीरो। ए के बाद अगला पॉइंट क्या आ रहा है सर, बी, तो मैं किसका बेंडिंग मोमेंट निकाल लेता हूं, बी का। सपोर्ट का रिएक्शन की जरूरत पड़ेगा तो निकाल लेना, ये एप्टीट्यूड है बस। तो बी का रिएक्शन बेंडिंग मोमेंट निकालना है। अच्छा, बी का रिएक्शन बेंडिंग मोमेंट मैं लेफ्ट पोर्शन को लेकर निकाल लेता हूं, हाँ सर। और लेफ्ट पोर्शन को लूंगा तो इसके लेफ्ट पोर्शन में केवल यही यूडीएल आ रहा है और कोई लोड नहीं है। बी का रिएक्शन से मतलब नहीं है, क्योंकि उसका बी से डिस्टेंस जीरो होगा तो उसका मूवमेंट तो जीरो ही आएगा। तो इसके लेफ्ट पोर्शन में केवल ये यूडीएल आ रहा है इतना, ये बट ये यूडीएल पूरा आ जा रहा है क्या, तो इसके कारण कैसे निकालेंगे, तो पहले इस यूडीएल के कारण फोर्स क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, इसका इंटेंसिटी 10 किलो न्यूटन पर मीटर, और यूडीएल में एरिया सीधा इंटेंसिटी इंटू लेंथ मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं क्या, और ये कितने लेंथ पे लग रहा है, 2 मीटर में, तो इसके कारण फोर्स कितना आएगा, 10 इंटू 2। ये फोर्स है, बट बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको डिस्टेंस के लिए पहले इस यूडीएल इसके कारण जो फोर्स है इसको कहां ऐड करता है, मानोगे इतने के सेंट्रोइड पे, और इतने का सेंट्रोइड यूडीएल में बीचों बीच आएगा क्या, और बीचों बीच तो ये पूरा डिस्टेंस 2 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर। अब बेंडिंग मोमेंट बी का निकाले तो बी से इसके सेंट्रोइड का डिस्टेंस देखो, और बी से भी इसके सेंट्रोइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर है क्या, तो इनटू कितना मल्टीप्लाई होगा, 1। तो ये तो गया इसके कारण बेंडिंग मोमेंट। अभी खत्म नहीं हुआ इसका साइन, ये फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड की अपवर्ड, डाउनवर्ड। जब भी फोर्स डाउनवर्ड लगे तो उसके कारण बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव साइन कन्वेक्शन वाला आएगा, फोर्स अपवर्ड हो तो उसके कारण बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव साइन कन्वेक्शन वाला सिलेक्ट होगा किसी भी हॉरिजॉन्टल बीम में। तो अभी ये फोर्स डाउनवर्ड है तो बेंडिंग मोमेंट कौन सा साइन कन्वेक्शन का आएगा, नेगेटिव। तो बी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, -20 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। बी के बाद अगला कहां का बेंडिंग मोमेंट निकालना है सर, सी का। अब सी का बेंडिंग मोमेंट निकालना है सर, सी का बेंडिंग मोमेंट यहां इस सेक्शन का निकालना है। कौन सा पोर्शन को लेके निकालूं, राइट पोर्शन को लेके निकाल लेते हैं, और राइट पोर्शन को लेके निकालूंगा तो अगेन मेरे को राइट पोर्शन को ले रहा हूं तो लेफ्ट पोर्शन से कोई मतलब नहीं रहेगा, और लेफ्ट पोर्शन से कोई मतलब नहीं है, तो बी और सी का रिएक्शन का मेरे को जरूरत पड़ने वाला नहीं है। तो सी का बेंडिंग मोमेंट में कौन से पोर्शन को लेके निकाल ले रहा हूं, राइट। तो इसके राइट पोर्शन में जितना भी लोड है उसका सी के और जितना भी मूवमेंट होगा उसका अलजेब्रिक सम सी का बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। और कैसे निकालोगे, तो इसके राइट पोर्शन में केवल एक ही लोड आ रहा है, ये यूडीएल, हाँ सर, ये पूरा यूडीएल आ रहा है। पहले तो इस यूडीएल के कारण फोर्स क्या आएगा, इसका एरिया, और इसका एरिया कितना होगा, 20 कितने मीटर लेंथ पे लग रहा है, 2 मीटर पे, और यूडीएल में सीधा इंटेंसिटी लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा क्या, तो इसका एरिया कितना होगा, इंटेंसिटी 20 किलो न्यूटन पर मीटर, और कितने लेंथ पे लग रहा है, 2। ये तो फोर्स हो गया, बट बेंडिंग मोमेंट यानी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करोगे, उसके लिए इसको कहां ऐड करता मानोगे, इतने के सेंट्रोइड पे, और इतने का सेंट्रोइड इसके बीचों बीच आएगा, तो ये पूरा 2 मीटर है, तो इसके बीचों बीच में ये डिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर। और चूंकि बेंडिंग मोमेंट में सी का निकाल रहा हूं तो इसके सेंट्रोइड का सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है सर, 1 मीटर। तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 1। ये तो गया वैल्यू। अब इसका साइन, ये फोर्स अपवर्ड है कि डाउनवर्ड, सर डाउनवर्ड, और जब भी फोर्स डाउनवर्ड है तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, नेगेटिव।
तो ये कितना आ रहा है -40 किलो न्यूटन मीटर। फटाफट अगला डी का बेंडिंग मोमेंट कितना होगा सर? डी का बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। ये वाला डी राइट पोर्शन को ले लो, कोई लोड ही नहीं है, ठीक है। और जैसे बेंडिंग डायग्राम बनाने के लिए जितना पॉइंट चाहिए था सारे पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट निकालिए। इनमें जो सबसे ज्यादा होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और मैग्नीट्यूड वाइज सबसे ज्यादा ये है क्या? हाँ सर। तो अगर मैं यहाँ ये पूछूं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है, उसको मैं एम एक्स से डिनोट करा, तो बस यहाँ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, कितना है 40 किलो न्यूटन मीटर। उसका नेचर जानना चाहोगे तो हॉगिंग है क्योंकि नेगेटिव आया, बट अभी बस वैल्यू से मतलब है। इसको न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 40 इंटू 10⁶ न्यूटन एमएम। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए एमएक्स चाहिए था, निकल गया। अगला आई और वाईमैक्स, ये क्रॉस सेक्शन से निकालेगा। आई क्या है? पूरे क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, और वाईमैक्स न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर बॉटम फाइबर का डिस्टेंस, दोनों में जो ज्यादा हो। तो आई और वाईमैक्स तो क्रॉस सेक्शन से निकलेगा। और क्रॉस सेक्शन कैसा है? होलो सर्कुलर, जिसका आउटर डायमीटर 200 mm है और थिकनेस 20 mm। तो क्रॉस सेक्शन पहले बना लेते हैं। क्रॉस सेक्शन कैसा है? होलो सर्कुलर, ठीक है, जिसका पहले तो आउटर डायमीटर, ये इसका सेंटर हो गया मान लो, आउटर डायमीटर को डी नोट से डिनोट कर दे रहा हूं, कितना है 200 mm, ठीक है। और थिकनेस को टी से डिनोट करें तो थिकनेस टी कितना है 20 mm। और डायमीटर, आउटर डायमीटर और थिकनेस दिया तो इनर डायमीटर भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? इनर थिकनेस इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या? डी नॉट माइनस डी आई डिवाइड बाई 2। अब ये मैथमेटिक्स में नहीं जा रहा हूँ ना, इतना कर लोगे तुम लोग, इतने तो हो गए ना। ये मेरा पूरा, इधर ध्यान देना, ये मेरा थिकनेस है, ठीक है, ये हो गया, और ये भी थिकनेस है। तो इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये ट्वाइस ऑफ थिकनेस होगा। और ट्वाइस ऑफ थिकनेस किसके बराबर है? डी नॉट माइनस डी आई के बराबर। क्या? तो थिकनेस किसके बराबर होगा? डी नॉट माइनस डी आई डिवाइड बाई 2। तो यहां से मेरा क्या निकल जाएगा? थिकनेस क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना mm? 20 mm। डी नॉट दिया हुआ है कितना सर? 200। तो यहां से क्या निकल जाएगा? डी आई निकल जाएगा। अब ये मैथमेटिक्स से कैलकुलेट कर लेना, ये कितना आएगा? 22 जा 40, 200 माइनस 40, डी आई आएगा 160 mm, ठीक है। तो ये होलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है जिसका आउटर डायमीटर 200 mm, इनर डायमीटर 160 mm। अच्छा, पूरे का जो सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस होता है वो न्यूट्रल एक्सिस होगा, और पूरे का सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस चूंकि क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिक है तो ये आएगा क्या? और ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस हो गया। अब आई क्या होता है? पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, और होलो सर्कुलर है तो इसका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे के सेंट्रोइडल एक्सिस का क्या आएगा? π/64 डी नॉट टू द पावर 4 माइनस डी आई टू द पावर 4, और वही अभी न्यूट्रल एक्सिस है तो यही आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस हो गया। कितना? π/64 डी नॉट टू द पावर 4 माइनस डी आई टू द पावर 4। डी नॉट यानी आउटर डायमीटर जो कितना है 200 टू द पावर 4, माइनस डी आई यानी इनर डायमीटर जो कितना है 160 टू द पावर 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, मैं डायमेंशन को mm में रख रहा हूं तो ये आई किस में आ जाएगा? mm टू द पावर 4। अगला वाई मैक्स क्या होगा? न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर का पर डिस्टेंस, न्यूट्रल एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल डिस्टेंस लोगे ना, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, और वर्टिकल डिस्टेंस में न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां पर आएगा? टॉप फाइबर पे। वैसे न्यूट्रल एक्सिस के नीचे सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां पर आएगा? बॉटम फाइबर में। तो न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर का डिस्टेंस और बॉटम फाइबर का डिस्टेंस दोनों में जो ज्यादा होगा वो वाई मैक्स। टॉप फाइबर का डिस्टेंस देखोगे तो डी नॉट बाई 2 यानी 100 mm होगा। क्या? न्यूट्रल एक्सिस से बॉटम फाइबर का भी डिस्टेंस देखोगे तो डी नॉट बाई 2 यानी 100 mm होगा। दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो वाई मैक्स कितना हो जाएगा? 100 mm। टॉप फाइबर का भी डिस्टेंस 100, बॉटम फाइबर भी 100, तो दोनों में जो है तो दोनों ही बराबर है तो कोई भी ले लो, ठीक है। और एम एक्स आ गया, आई आ गया, वाई मैक्स आ गया, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकल जाएगा। एम एक्स कितना है सर? 40 इंटू 10 टू द पावर 6। अब ये सब पुट कर लेंगे अपन। एम एक्स कितना है? 40 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन आई कितना है? π/64 इन ब्रैकेट डी नॉट टू द पावर 4 माइनस डी आई टू द पावर 4 इंटू वाई मैक्स कितना है? 100 mm। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना रहा है? अभी कैलकुलेशन कर लेना, ये आ रहा है 86.263, और चूंकि हम लोग फोर्स को न्यूटन में, डायमेंशन को mm में लिए हैं तो स्ट्रेस किस में आएगा? न्यूटन पर mm स्क्वायर में, और मैथमेटिकली न्यूटन पर mm स्क्वायर और मेगा पास्कल सेम में लिया होता है तो यही मेगा पास्कल में भी आएगा। कितना है? 86.263 मेगा पास्कल। और क्वेश्चन में क्या पूछा था? मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम पूछा था मेगा पास्कल में ही, जो कितना आया? 86.263 मेगा पास्कल। क्लियर पॉइंट? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ये। हाँ सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर द फोर बीम सोन इन फिगर मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन द क्रॉस सेक्शन इज। ध्यान देना, कभी भी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस पूछा है
ऐसे नहीं बोला ओवरऑल मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, नेचर वाइज पूछा कि टेंसाइल में मैक्सिमम कितना होगा। तो ये मैं बताया था कभी भी अगर नेचर वाइज पूछा ना टेंसाइल में मैक्सिमम कितना होगा या कंप्रेसिव मैक्सिमम कितना होगा, तो बीम में ये देखो पहले तो बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है कि नहीं है। ध्यान दोगे तो ये ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन ये एक्स एक्सिस सिमेट्रिक नहीं है। अगर वो एक्स एक्सिस सिमेट्रिक होता तो फिर क्या होता, उसके इसमें मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस दोनों सेम आता और वो ओवरऑल मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस के बराबर होता और उसको एम एक्स अपॉन आई इंटू वाई मैक्स से निकल जाता। बट अभी तो सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं होने से क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर का डिस्टेंस अलग होगा, न्यूट्रल एक्सिस से बॉटम फाइबर का डिस्टेंस अलग होगा। तो इस केस में अगर नेचर वाइज मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है, जैसे अभी मैक्सिमम टेंसाइल बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, सैगिंग के कारण मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस निकालेंगे, मतलब सैगिंग बेंडिंग मोमेंट के कारण। हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट के कारण मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस निकालेंगे। सैगिंग में टेंसाइल आता है न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, वो अपने आप समझ में आ जाएगा, और हॉगिंग में टेंसाइल आता है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, और दोनों में जो ज्यादा होगा वो ओवरऑल मैक्सिमम टेंसाइल होगा। पर पहले तो सैगिंग के कारण मैक्सिमम टेंसाइल निकालने के लिए पहले जो चीज मैं निकालूंगा वो है मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, और हॉगिंग के कारण मैक्सिमम टेंसाइल निकालने के लिए पहले निकालूंगा मैक्सिमम हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। और मैक्सिमम सैगिंग और मैक्सिमम हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट लोडिंग डायग्राम से निकलेगा क्या, तो जब भी नेचर वाइज मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना हो और क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिक ना हो, तो पहले तो सैगिंग एंड मैक्सिमम टेंसाइल, हॉगिंग एंड मैक्सिमम टेंसाइल दोनों में जो ज्यादा होगा, तो सैगिंग एंड मैक्सिमम टेंसाइल निकालने के लिए मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा जो लोडिंग डायग्राम से निकलेगा। हॉगिंग एंड मैक्सिमम टेंसाइल निकालने के लिए मैक्सिमम हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा जो भी अगेन लोडिंग डायग्राम से निकलेगा। तो पहले इस लोडिंग डायग्राम से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट एंड मैक्सिमम हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। क्लियर बन, वो वैसे ही निकालोगे। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए जितने पॉइंट का जरूरत है सारा पॉइंट लो, उन सारे पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालो, उनमें जो पॉजिटिव साइन में जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा वो मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, नेगेटिव साइन में जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा मैक्सिमम हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अब बेंडिंग डायग्राम बनाने के लिए कितने पॉइंट लेते हैं, तो पहले तो एंड पॉइंट जहां नया लोड है जहां सपोर्ट है उनका नेमिंग कर दो। उसके बाद अगर किसी रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रीजन है तो उस रीजन के बीच में ऐसा कोई पॉइंट जहां का शियर फोर्स जीरो है तो वो भी लेना पड़ेगा। तो पहले तो एंड पॉइंट ये है ए, ये पॉइंट बी, यहां नया सपोर्ट आ गया ना, यहां से पैटर्न चेंज, यहां सपोर्ट आ गया तो यहां पैटर्न चेंज हो रहा है, सी बीच में कहीं पैटर्न चेंज हो रहा है तो ये डी, तो ये 4 पॉइंट आया। इसके अलावा ए बी रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो अगर ए बी रीजन के बीच में ऐसा कोई पॉइंट जहां का शियर फोर्स जीरो तो लेना पड़ेगा। बट ए बी रीजन के बीच में किसी भी सेक्शन का शियर फोर्स जीरो नहीं होगा, कारण अगर ए बी रीजन के बीच में कोई भी एक सेक्शन लोगे, इसका लेफ्ट पोर्शन को देखो, सारा का सारा फोर्स नीचे है क्या, और सारा का सारा फोर्स नीचे है तो शियर फोर्स जीरो नहीं होगा। ए बी रीजन में हर रीजन को अलग अलग देखोगे, इसीलिए पहले नेमिंग किया। अगला सीडी रीजन के बीच में किसी पॉइंट का शियर फोर्स जीरो होगा तो भी लेना पड़ेगा, बट अगेन सीडी रीजन के बीच में भी किसी पॉइंट का शियर फोर्स जीरो नहीं होगा। अगर कंफ्यूजन है तो शियर फोर्स डायग्राम बना लो, बट ऐसे ही बता सकते हो क्यों जीरो नहीं होगा, क्योंकि सीडी रीजन के बीच में कोई भी सेक्शन लो, अब इसका राइट साइड का पोर्शन देखो, सारा का सारा लोड नीचे है क्या, तो जीरो नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन बीसी रीजन के बीच में किसी पॉइंट का शियर फोर्स जीरो हो सकता है, और सिमेट्रिक केस में उसका लोकेशन भी याद रख सकते हो, मैं बताऊंगा। पर बीसी रीजन के बीच में क्यों जीरो हो सकता है, क्योंकि अभी उससे पहले इन दोनों सपोर्ट का रिएक्शन का मैं डायरेक्शन हो जाता है, ये सारा फोर्स नीचे है तो रिएक्शन अपवर्ड आएगा क्या, हाँ सर अपवर्ड आएगा। ठीक है, रिएक्शन का भी वैल्यू भी निकालेंगे, पर अभी नेमिंग कर रहा हूं मैं। तो बीसी रीजन के बीच में अगर कोई भी सेक्शन लोगे ना तो ध्यान से देखना, बीसी रीजन में लेफ्ट पोर्शन को लो, कुछ लोड नीचे है यूडीएल वाला, और ये रिएक्शन ऊपर है, तो कुछ नीचे और कुछ ऊपर है, मतलब ये बोलता है कि कहीं जीरो हो सकता है, गारंटी नहीं बट हो सकता है। अच्छा सर राइट पोर्शन को लो, इसके राइट पोर्शन में भी कुछ लोड नीचे, यूडीएल नीचे और रिएक्शन ऊपर है, मतलब राइट पोर्शन में बोलता है कि कहीं का शियर फोर्स जीरो हो सकता है। अब होगा कि नहीं कैसे पता करना है, तो उसका तरीका क्या है, बीसी रीजन का शियर फोर्स डायग्राम बना लो, अपने आप पता चल जाएगा कहीं शियर फोर्स जीरो है कि नहीं, क्योंकि बीसी रीजन में डाउट है, ए बी और सी डी में कहीं जीरो नहीं होगा ये पक्का था शियर फोर्स, बट बीसी रीजन के बीच में डाउट है, तो उसका शियर फोर्स डायग्राम बना लो, अपने आप कहीं जीरो है कि नहीं पता चल जाएगा। ठीक है, वो तुम लोग घर में कर लेना। लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं, कभी भी ना ओवर हैंगिंग बीम में अगर सिमेट्रिक कंडीशन आता है, और ये चीज ये कंक्लूजन सिंपली सपोर्टेड के लिए वैलिड है, सिमेट्रिक कंडीशन है कैसे है ये ध्यान देना, पूरे में यूडीएल आ रहा है तो लोडिंग वाइज तो ये सिमेट्रिक है, ठीक है, सपोर्ट वाइज भी सिमेट्रिक होना चाहिए। अगर दोनों साइड इक्वल ओवरहैंग है, जैसे यहां से देखोगे तो ओवरहैंग 2 मीटर का है, यहां से भी देखोगे तो ओवरहैंग 2 मीटर का है, तो अगर ओवरहैंगिंग बीम में दोनों साइड इक्वल ओवरहैंग है मतलब सपोर्ट सिमेट्रिक हो गया। और दूसरा यहां लोडिंग भी सिमेट्रिक है क्या, तो अगर सपोर्ट सिमेट्रिक है लोडिंग सिमेट्रिक है तो उस पूरे बीम के सेंटर पॉइंट पे अगर कोई भी कंसंट्रेटेड फोर्स नहीं है, जैसे यहां सेंटर पॉइंट में कोई भी कंसंट्रेटेड फोर्स नहीं है, मतलब इस पूरे बीम के सेंटर पॉइंट को मैं ई बोला, तो उस ई का शियर फोर्स जो होगा ना, ये शियर फोर्स लिख रहा हूं एट ई पक्का जीरो होगा। ये चाहो तो याद रख सकते हो, कोई भी बीम सिंपली सपोर्टेड और ओवरहैंग बीम में अगर वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मतलब लोड वाइज भी सिमेट्रिक होना चाहिए और सपोर्ट वाइज भी सिमेट्रिक होना चाहिए, और अगर उसके सेंटर पे कोई कंसंट्रेटेड फोर्स नहीं है, कंसंट्रेटेड फोर्स इसलिए बोला क्योंकि कंसंट्रेटेड फोर्स होता तो यहां शियर फोर्स अचानक चेंज होता,
तो अगर उसका सेंटर पॉइंट में कंसंट्रेटेड फोर्स नहीं है तो पक्का है कि सेंटर पॉइंट का शियर फोर्स जीरो होगा। ये निकाल के भी देख सकते हो, तुम लोग इतने का एसएफडी बनाना, अपने आप सेंटर पॉइंट का शियर फोर्स जीरो आएगा, बट इसको एज ए कंक्लूजन याद सकते हो। वापस रिपीट कराऊं, सिंपली सपोर्टेड और ओवरहैंगिंग बीम में अगर कौन सा केस आता है, सिमेट्रिक का केस आता है। लोड भी सिमेट्रिक होना चाहिए, सपोर्ट भी सिमेट्रिक होना चाहिए, और अगर सेंटर पॉइंट में कोई कंसंट्रेटेड फोर्स नहीं है तो सेंटर का शियर फोर्स हमेशा क्या होगा, जीरो। और मेरे को बीएमडी बनाने के लिए वो पॉइंट भी लेना है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रीजन में जहां का शियर फोर्स जीरो है। तो यहां तो ऑब्जर्वेशन से पता चल गया बीसी रीजन के बीच में जो पूरा बीम का सेंटर पॉइंट है दैट इज ई, और ये पूरे बीम का सेंटर पॉइंट है ना, टोटल लेंथ कितना है 10 मीटर, तो ये लेंथ कितना होगा 5 मीटर, तो यहां का शियर फोर्स पक्का कितना होगा, जीरो। तो ये मैं ऑब्जर्वेशन से बता दिया। तो अब बेंडिंग डायग्राम बनाने के लिए मेरे को 5 पॉइंट लेना पड़ेगा, ए बी ई सी और डी, ठीक है। अब बट मेरा अभी ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम सैगिंग और हॉगिंग बेंडिंग निकालना है, तो बस इन 5 पॉइंट का बेंडिंग का वैल्यू निकाल लो। जो पॉजिटिव साइड में सबसे ज्यादा आएगा वो मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग, जो नेगेटिव साइड में जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा मैक्सिमम हॉगिंग बेंडिंग। और ये पांचों पॉइंट में कहीं भी कंसंट्रेटेड कपल नहीं आ रहा है, तो हर एक पॉइंट पे एक एक बेंडिंग होगा, तो लेफ्ट राइट करने का जरूरत नहीं है, एक एक करके। सबसे पहले ए का बेंडिंग, ए का बेंडिंग तो ऐसे निकाल दोगे, लेफ्ट पोर्शन को ले लो, कोई लोड ही नहीं है, तो बेंडिंग ए का कितना आएगा सर, जीरो। ए के बाद अगला क्या आ रहा है, बी का बेंडिंग। अच्छा, दोनों मेरे को ई का भी बेंडिंग निकालना है ना, तो दोनों सपोर्ट का रिएक्शन या निकालना ही पड़ेगा, या किसी भी एक सपोर्ट का, तो रिएक्शन पहले निकाल लेना। रिएक्शन इक्विलिब्रियम के इक्वेशन से निकाल सकते हो, बट यहाँ सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट लगा के निकाल सकते हो। जब भी सिंपली सपोर्टेड और बीम में सिमेट्रिक कंडीशन आ रहा है, सिमेट्रिक के लिए सपोर्ट भी सिमेट्रिक होना चाहिए ना, दोनों साइड इक्वल हो रहे हैं। तो क्या करो, पहले ये देखो बिना रिएक्शन के टोटल फोर्स कितना आ रहा है, तो बिना रिएक्शन के टोटल फोर्स इस पूरे यूडीएल का एरिया हो जाएगा, और पूरे यूडीएल का इंटेंसिटी है 10, और पूरे यूडीएल का लेंथ है 10 मीटर, और यूडीएल में एरिया सीधा इंटेंसिटी लेंथ मल्टीप्लाई करके कर देते, तो एरिया कितना आएगा 100 किलो न्यूटन। किधर, नीचे, क्योंकि एरिया नीचे इस पूरी यूडीएल का फोर्स नीचे आ रहा है, तो रिएक्शन एक तो ऊपर आएगा, और सिमेट्रिक के केस में आधा आधा बढ़ जाएगा, तो टोटल फोर्स कितना है 100, उसका आधा आधा बांट दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ 50 किलो न्यूटन, और यहां भी कितना आएगा 50 किलो न्यूटन। यहां सिमेट्री का केस लगा के लगा दिया। अच्छा, अब मेरे को बेंडिंग कहां का निकालना है सर, बी का, इस सेक्शन का, हाँ सर इस सेक्शन का। कौन से पोर्शन को ले लेता हूं, राइट पोर्शन को, तो इसके राइट पोर्शन में केवल इतना यूडीएल आ रहा है क्या, तो बस इतना ही यूडीएल लेना पड़ेगा। हाँ सर, तो पहले तो इस यूडीएल का फोर्स क्या होगा, इतने का एरिया, और इतने का एरिया क्या होगा, इंटेंसिटी इनटू लेंथ, तो इसका इंटेंसिटी कितना है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, और कितना लेंथ है इसमें, लेफ्ट पोर्शन को ले रहा हो तो राइट के लोड से कोई मतलब नहीं है ना, तो लेफ्ट पोर्शन में तो ये यूडीएल बस इतने लेंथ पे लग रहा है, कितने लेंथ पे 2 मीटर। तो पहले तो इसका फोर्स कितना आएगा सर 10 इंटू 2, बट ये फोर्स हुआ बेंडिंग में, तो इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना पड़ेगा, तो पहले तो उसको एक्ट करता कहां मारोगे, इतने के सेंट्रोइड पे, और इतने का सेंट्रोइड इसके यूडीएल में बीचों बीच लगेगा, तो ये 2 मीटर है, तो इसका बीचों बीच यानी ये डिस्टेंस कितना होगा 1 मीटर, इतने के कारण यूडीएल का फोर्स, ठीक है। तो बेंडिंग बी का निकाल रहे हो तो इसका फोर्स आ गया 10 इंटू 2, और इसका सेंट्रोइड का चूंकि बी का निकाल रहे हो तो बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे, बी से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 1, तो इंटू कितना 1। अभी खत्म नहीं हुआ, कला साइन, ये फोर्स किधर है, अपवर्ड की डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, जब भी फोर्स डाउनवर्ड है तो बेंडिंग क्या होगा, नेगेटिव, तो बी का बेंडिंग कितना आएगा -20 किलो न्यूटन मीटर। बी के बाद अगला पॉइंट क्या है सर, ई, ठीक है, ई का बेंडिंग मोमेंट, ई यानी इस सेक्शन का निकालना, अलग कलर ले लेता हूं, ये अगेन ये पूरा डिस्टेंस 5 मीटर है, अच्छा ये 2 मीटर है, डायग्राम इसके लेके ड्रॉ नहीं किया है ना, तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा 3 मीटर, ठीक है, क्या आ जाएगा, इसके लेके ड्रॉ नहीं किया हुआ है ना डायग्राम, इसलिए वो थोड़ा वो दिख रहा है, ठीक है। अब इसका लेफ्ट पोर्शन को ले लूंगा, तो इसके लेफ्ट पोर्शन में 2 लोड आ रहा है, एक तो ये पूरा यूडीएल यहां तक का यूडीएल आ रहा है, ये ग्रीन वाला तो इतने का था ना, बट यहां का निकालते समय ये पूरा यूडीएल आ रहा है, इसको अलग कलर पर्पल कलर से कर दे रहा हूं, ये येलो कलर से, ये पूरा यूडीएल आ रहा है, क्या थोड़ा हौच-पौच हो जाएगा कैलकुलेशन के बाद, ठीक है। तो एक तो ये इतना यूडीएल आ रहा है, और दूसरा ये कंसंट्रेटेड फोर्स आ रहा है क्या 50 किलो न्यूटन का, तो पहले इसके कारण निकाल लेता हूं, और इसके कारण लेफ्ट पोर्शन को लिया हूं तो राइट के लोड से कोई मतलब नहीं है, तो पहले इतने यूडीएल के कारण कैसे निकालूंगा, तो पहले इतने यूडीएल के कारण फोर्स क्या होगा, इसका एरिया, इंटेंसिटी कितना है 10, और ये कितना लेंथ पे लग रहा है 5 मीटर, तो इसका फोर्स कितना आएगा सर 10 इंटू 5, ये तो फोर्स हुआ, बट इसको कहां एक्ट करता मानोगे, इतने के सेंट्रोइड पे, और इतने का सेंट्रोइड इसके बीचों बीच होगा क्या, और बीचों बीच तो ये पूरा 5 मीटर है, तो कितने डिस्टेंस पे आएगा 2.5 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। अब ये डिस्टेंस 3 मीटर है ना, डायग्राम इसके लेकर नहीं ड्रॉ किया है, तो 2.5 कहीं इधर दिखेगा, ये इतने का बीचों बीच है, बट इसके लेकर ड्रॉ नहीं किया हुआ इसलिए वैसा दिख रहा है, क्लियर। तो कितना डिस्टेंस पे आएगा 2.5 मीटर डिस्टेंस पे, तो पहले तो इतने यूडीएल कारण ये फोर्स हो गया। अगला बेंडिंग ई का है, तो इतने के सेंट्रोइड का डिस्टेंस ई से देखोगे, और इतने के सेंट्रोइड का ई से भी डिस्टेंस कितना मीटर है 2.5 मीटर, ठीक है। ई से क्यों देखा, क्योंकि बेंडिंग ई का निकाल रहा हूं, तो ये डिस्टेंस कितना मल्टीप्लाई करोगे 2.4। अगला ये फोर्स अपवर्ड है कि डाउनवर्ड, सर डाउनवर्ड,
तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर है। अगला ये फोर्स आ रहा है, कितना है, ये कंसर्टेड फोर्स 50 किलो न्यूटन, इसका ई से सीधा डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, तो इसका बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा सर, ई के अबाउट 50 इंटू 3। अभी साइन, ये फोर्स किधर है, अपवर्ड, जब भी फोर्स अपवर्ड हो तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, पॉजिटिव, और इसके राइट पोर्शन लेफ्ट पोर्शन में और कोई लोड नहीं है, तो ये किसका बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा, ई का कितना आ रहा है, -10 इंटू 5 इंटू 2.5 प्लस 150, इट इज कमिंग प्लस 25 किलो न्यूटन मीटर। यह आ गया। ई के बाद अगला पॉइंट क्या है, सी का कैलकुलेट करके देख लेना तुम लोग, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। सी का बेंडिंग मोमेंट अगर तुम लोग राइट पोर्शन को लेकर निकालोगे तो इतना यूडीएल आएगा, और ये निकालोगे ना तो ये वैल्यू आएगा -20 किलो न्यूटन मीटर। सेम प्रोसेस फॉलो करके देख लेना। इतने यूडीएल के फोर्स कितना होगा, 10 इंटू 2, इसका सेंट्रोइड पैट करते मानोगे तो उसका सी से डिस्टेंस 1 मीटर होगा, तो यही आएगा। सी के बाद लास्ट पॉइंट डी का बेंडिंग मोमेंट निकाल के देख लेना, 0 आएगा। कैसे, ये राइट पोर्शन को लेना, इसका राइट पोर्शन में कोई लोड ही नहीं है, ठीक है। और जैसे ये ए बी ई सी डी का बेंडिंग मोमेंट निकालिए, इनमें जो पॉजिटिव साइड में इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा हो, मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, और पॉजिटिव साइड में सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड इसका है क्या, 25 किलो न्यूटन मीटर। तो अगर मैं ये लिखूं मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट कितना है, तो 25 किलो न्यूटन मीटर, उसको मैं डायरेक्ट न्यूटन एमएम में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, तो कितना मल्टीप्लाई करोगे, 10⁶ न्यूटन एमएम। और ये सैगिंग है, सैगिंग मतलब ऐसा क्या, सैगिंग में क्या होता है, यहां लिख लो, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन आता है और न्यूट्रल सरफेस के नीचे टेंशन आता है, ठीक है। अगला मैक्सिमम हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, हॉगिंग मतलब नेगेटिव साइन में जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड लगा के, बट नेगेटिव साइन में, तो ये नेगेटिव साइन में 20 है, ये तो पॉजिटिव है, ये भी 20 है, तो ओवरऑल मैक्सिमम नेगेटिव साइन में 20 किलो न्यूटन मीटर है क्या, तो मैक्सिमम हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया, 20 किलो न्यूटन मीटर। अब हॉगिंग लिख चुका हूं ना, इसलिए साइन लिखने की जरूरत नहीं है, और न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करोगे तो 10⁶। और हॉगिंग मतलब बीम ऐसा बेंड होगा, मतलब हॉगिंग में न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर टेंशन आएगा और नीचे कंप्रेशन आएगा। अब मेरा ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम टेंसाइल निकालना, तो सैगिंग का मैक्सिमम टेंसाइल, हॉगिंग का मैक्सिमम टेंसाइल, दोनों में सबसे ज्यादा आएगा। वो निकालने के लिए पहले बीम का क्रॉस सेक्शन क्या दिया है, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है, जिसका विड्थ 100 mm और हाइट 300 mm, तो ये क्रॉस सेक्शन अलग से बना ले रहा हूं। ध्यान देना, तो पहले तो पूरे बीम का सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस होगा तो लोकेट कर लेता हूं। और ये ट्रायंगल है तो पूरे का सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस बेस से हाइट बाई 3 डिस्टेंस पे आएगा, तो इसका बेस ये है और इसे हाइट, तो इस पूरे ट्रायंगल का हाइट 300 है, तो हाइट बाई 3 करोगे तो ये 300 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा, 100 mm। तो ये मेरा क्या हो गया, इस पूरे क्रॉस सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस, और ये डिस्टेंस 100 है, ये पूरा 300, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, 200 mm। क्लियर है। और पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस आई होता है क्या, और अभी पूरे ट्रायंगल का सेंट्रोइडल एक्सिस ही न्यूट्रल एक्सिस है, और इस टाइप के ट्रायंगल का बेस के पैरेलल वाला सेंट्रोइडल एक्सिस क्या, आई निकालने का फॉर्मूला BHQ/36 होता है, और अभी वही न्यूट्रल एक्सिस है, तो आई क्या हो जाएगा, BHQ/36, बी यानी विथ कितना है 100 mm इंटू हाइट कितना है 300 का क्यूब डिवाइड बाई 36, तो ये पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस निकल जाएगा। कितना आएगा, ये कैलकुलेशन कर लेना, 300 का क्यूब डिवाइड बाई 36, इट इज कमिंग 75 इंटू 10⁶ mm², ठीक है। और देख सकते हो न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर का डिस्टेंस कितना है 200 mm और बॉटम फाइबर का डिस्टेंस कितना है 100, दोनों अलग है, ठीक है। और जब दोनों अलग होगा और मेरे को नेचर वाइज कभी भी स्ट्रेस निकालने बोला है, जैसे अभी मैक्सिमम टेंसाइल, तो सैगिंग का मैक्सिमम टेंसाइल, हॉगिंग का मैक्सिमम टेंसाइल दोनों निकालेंगे, दोनों में जो ज्यादा है। तो मैं पहले क्या कर लेता हूं, मेरे को ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम टेंसाइल निकालना, तो मैं पहले निकाल लेता हूं सिग्मा बी मैक्स टेंसाइल सैगिंग के कारण। और सैगिंग का मैक्सिमम टेंसाइल कैसे निकालोगे, तो पहले तो m/i इंटू वाई में मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट लोगे, अपॉन आई तो आई है, इंटू वाई मैक्स लूंगा, बट वाई मैक्स वो वाला लूंगा जैसे न्यूट्रल एक्सिस से या तो टॉप फाइबर का डिस्टेंस या बॉटम, तो सैगिंग के कारण टेंसाइल कहां आता है सर, सैगिंग का टेंसाइल न्यूट्रल सरफेस के नीचे आता है, तो न्यूट्रल एक्सिस से बॉटम फाइबर का डिस्टेंस लूंगा, क्योंकि सैगिंग में टेंसाइल किधर होगा, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे। तो पहले तो मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 25 इंटू 10⁶ अपॉन आई तो पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया न्यूट्रल एक्सिस हो तो कांस्टेंट ही होगा, और आई निकाल भी चुके हो कितना है 75 इंटू 10⁶ इंटू वाई मैक्स, बट ओवरऑल वाई मैक्स नहीं, सैगिंग में जिधर टेंसाइल आता है वो पहले वो देखो, तो सैगिंग में टेंसाइल किधर आएगा, न्यूट्रल सरफेस के नीचे, और न्यूट्रल सरफेस के नीचे आएगा तो वाई मैक्स कौन सा लूंगा, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला वाई मैक्स, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला वाई मैक्स मतलब न्यूट्रल एक्सिस से बॉटम फाइबर का डिस्टेंस जो कितना है 100 mm, तो कितना मल्टीप्लाई करोगे 100, चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लो, या पहले मैं ये सैगिंग का मैक्सिमम टेंसाइल लिखा, वैसे ही हॉगिंग का मैक्सिमम टेंसाइल दोनों का एक्सप्रेशन लिख लेता हूं।
हॉगिंग के कारण मैक्सिमम टेंसाइल का एक्सप्रेशन क्या होगा? तो पहले तो मैक्सिमम हॉगिंग बेंडिंग, मैक्सिमम हॉगिंग बेंडिंग टू कितना है सर? 20 इंटू 10⁻6 अपॉन आई, तो मेरा आई है 75 इंटू 10⁻6 इंटू हॉगिंग में जितना टेंसाइल आता है उस हिसाब से वाई मैक्स। तो हॉगिंग में टेंसाइल किधर आता है सर? न्यूट्रल सरफेस के ऊपर, और न्यूट्रल सरफेस के ऊपर तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर के एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस कितना है सर? 200 mm। तो यहाँ कितना मल्टीप्लाई करोगे? 200। अब दोनों की वैल्यू निकालो, दोनों में जो ज्यादा होगा मैक्सिमम टेंसाइल। अब चाहो तो पूरा कैलकुलेशन कर लो, या केवल ना जो इतने पार्ट को, जो जैसे ये 10⁻6 और नीचे वाला पार्ट तो दोनों में कॉमन है, तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो। ये 25 इंटू 100 2500 आएगा, ये 20 इंटू 200 4000 आएगा। 2500 और 4000 में 4000 ज्यादा है क्या? तो दोनों में ज्यादा पक्का यही आएगा क्या? तो यहां से जो वैल्यू निकलेगा वो मैक्सिमम टेंसाइल हो गया। या पूरा कैलकुलेट ही कर लो, ऊपर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 25 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 75 इंटू 10⁻6 इंटू 100, ये आ रहा है 33.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल। मैथमेटिकली दोनों सेम होता है। नीचे वाला को सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 53.33। कैलकुलेशन चेक कर लेना। 53.33 न्यूटन पर स्क्वायर मेगा, और दोनों में जो ज्यादा हो मैक्सिमम टेंसाइल, तो दोनों में दिख ही रहा है कि ये ज्यादा है इसका मैग्नीट्यूड। तो अगर मेरे को ओवरऑल मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस क्वेश्चन में पूछ रहा है तो कितना आ रहा है? 53.33 मेगा पास्कल। ये आंसर हो गया। जैसे मैक्सिमम कंप्रेसिव पूछेगा तो सैगिंग कारण मैक्सिमम कंप्रेसिव, हॉगिंग कारण मैक्सिमम कंप्रेसिव, दोनों में जो ज्यादा होगा मैक्सिमम कंप्रेसिव हो गया। कभी भी नेचर वाइज पूछा है और अनसिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन है तो ऐसे निकालना। अभी ओवरऑल मैक्सिमम टेंसाइल कितना आ गया? 53.33 मेगा पास्कल, और मेगा पास्कल में ही पूछा है क्या? तो फाइनल आंसर कितना हो गया इस क्वेश्चन का? 53.33। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या निकालना? अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज सब्जेक्टेड टू, यहां नेचर भी इंपॉर्टेंट है, सैगिंग बेंडिंग ऑफ 100 किलो न्यूटन मीटर। और मेरे को क्या पूछना है? ये सैडेड रीजन कितना एक्सल फोर्स रजिस्ट करेगा नेचर वाइज भी। ठीक है, तो पहले तो सैडेड रीजन ये देखो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आ रहा है कि नीचे, उसी से तुम लोग ये बता सकते हो कि उसका नेचर टेंसाइल होगा कि कंप्रेसिव, क्योंकि बेंडिंग का नेचर दिया हुआ है। बेंडिंग कैसा है? सैगिंग। ठीक है, ध्यान देना। फिर उसका वैल्यू तो निकाल ही लेंगे। सबसे पहले क्रॉस सेक्शन अलग से दिखा देता हूं। पहले तो इस पूरे क्रॉस सेक्शन का मैं न्यूट्रल एक्सिस लोकेट कर देता हूं, और न्यूट्रल एक्सिस लोकेट करते समय उसको सैडेड रीजन से कोई मतलब नहीं है। पूरा क्रॉस सेक्शन ट्रायंगल है क्या? पूरा क्रॉस सेक्शन बात कर रहा हूं। तो पूरे ट्रायंगल का जो सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस होगा वो मेरा न्यूट्रल एक्सिस होगा, और पूरे का सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस बेस से हाइट बाई 3 डिस्टेंस पे आएगा। तो ये बेस और ये पूरा 300 है, तो हाइट बाई 3 ये 100 होगा, ध्यान से करना। और ये 200 होगा। 200 ये वाला 100 से ज्यादा है क्या? जैसे ये डिस्टेंस 100 है, एक बार के लिए मान लो सैडेड रीजन नहीं बनाया हो, और ये 200 है, तो टॉप से 200 नीचे आएगा, और ये हाइट 100 है, तो 100 से ज्यादा है ना, तो जाहिर सी बात है न्यूट्रल एक्सिस इधर कहीं आएगा। मतलब अभी जो सैडेड रीजन है वो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस अच्छे से लोकेट करना। तो न्यूट्रल एक्सिस बेस से हाइट बाई 3 यानी 300 डिवाइड बाई 3 यानी ये डिस्टेंस कितना होगा? 100 mm, और ये डिस्टेंस 100 है तो ये 200। ठीक है, और 200 इससे ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए आ गया। तो अभी मेरा सैडेड रीजन न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है। और बेंडिंग कैसा है? सैगिंग। सैगिंग में क्या होता है सर? सैगिंग में न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन, नीचे टेंशन होता है क्या? और अभी सैडेड रीजन न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है, तो इस पूरे सैडेड रीजन में कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। तो इसका जो एक्सेल फोर्स रजिस्टर्ड है उसका भी नेचर कंप्रेसिव होगा क्या? तो नेचर में ऐसे बता दिया कि ये सैडेड रीजन जो एक्सेल फोर्स रजिस्ट करेगा उसकी वैल्यू जो भी हो, बट नेचर कंप्रेसिव होगा। तो नेचर कंप्रेसिव होगा, मतलब टेंसाइल नहीं होगा। टेंसाइल नहीं होगा यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी कैंसिल हो गया क्या? यानी इसका आंसर या तो बी होगा या डी होगा। बस अब वैल्यू निकालना पड़ेगा। नेचर कंप्रेसिव होगा। अब कोई भी सैडेड रीजन कितना एक्सेल फोर्स रजिस्ट करता है? ठीक है, अगर वो न्यूट्रल एक्सिस के एक साइड आ रहा है, चाहे ऊपर चाहे नीचे, तो कितना एक्सेल फोर्स रजिस्ट करेगा उसको निकालने का मैग्नीट्यूड क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है उसका? मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। तो ये एक्सेल सैडेड रीजन को मैं आर बोलूं तो ये कितना एक्सेल फोर्स रजिस्ट करा उसको एफ आर बोल दो। तो इस एफ आर को निकालने का फॉर्मूला होता है एम अपॉन आई इंटू क्यू। ठीक है, ये मैं करा चुका हूं क्लास में। जहां एम क्या होता है? इस पूरे क्रॉस सेक्शन का, उसको एम और आई को सैडेड रीजन से कोई मतलब नहीं है। सैडेड रीजन किस क्रॉस सेक्शन में बना हुआ है उससे मतलब है। क्रॉस सेक्शन ये है क्या? तो एम क्या होता है? पूरे क्रॉस सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट। और पूरे क्रॉस सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? 100 किलो न्यूटन मीटर। बस वैल्यू देख रहा हूं,
100 किलो न्यूटन मीटर, उसको न्यूटन एमएम में कन्वर्ट कर लेना बाद में, ठीक है। तो न्यूटन में मैं भी कर दे रहा हूं, तो कितना आएगा 100 इंटू 10⁶ न्यूटन में, फोर्स को न्यूटन में, डायमेंशन को एम में रख रहा हूं। तो एम पूरे क्रॉस सेक्शन का बेंड होता है। अगला आई, आई पूरे क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस होता है, उसको भी साइड रीजन से कोई मतलब नहीं है, मतलब आई भी पूरे क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस है। और अभी पूरा क्रॉस सेक्शन ट्रायंगल है क्या, और पूरे ट्रायंगल का सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस ही न्यूट्रल एक्सिस है, और पूरे ट्रायंगल का सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस का आई निकालने का फॉर्मूला bh³/36 है इस पूरे ट्रायंगल का, और वही अभी न्यूट्रल एक्सिस है। तो पूरे कंप्लीट ट्रायंगल के लिए bh³/36 निकाल दो, तो वो इस एक्सिस यानी न्यूट्रल एक्सिस का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। और पूरे ट्रायंगल का बेस कितना है 100, हाइट कितना है 300, उसका क्यूब डिवाइड बाय 36, तो ये पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बट न्यूट्रल एक्सिस हो गया। इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये आएगा 75 इंटू 10⁶ mm⁴, यानी m और i को साइडेड रीजन से कोई लेना देना नहीं है, वो पूरे क्रॉस सेक्शन का बेंड m, पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बट न्यूट्रल एक्सिस i। तो साइडेड रीजन पे क्या डिपेंड करेगा, ये q। q क्या है सर, यहां लिख दे रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट तो q ही निकालना हो गया ना। तो q क्या होता है इस फॉर्मूले में, q यहां कहीं साइड में लिख दे रहा हूं, क्यू क्या होता है इस साइडेड रीजन का, साइडेड रीजन को मैं किससे डिनोट कर दे रहा, जिसके कारण एक्सेल फोर्स रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसको मैं आर से डिनोट कर लेता हूं। तो क्यू क्या होता है इस साइडेड रीजन का एरिया मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। व्हाट इज क्यू, क्यू इज एरिया मोमेंट ऑफ साइडेड रीजन। तो साइडेड रीजन का एरिया मोमेंट है, लेकिन किसके अबाउट ये इंपॉर्टेंट है, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, यानी साइड रीजन का एरिया मोमेंट तो लेना है, बट लेना किसके अबाउट है, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। अब वो कैसे निकालोगे, एक तो तरीका इंटीग्रेट करके, बट जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर कभी भी साइड रीजन ऐसा है जिसका एरिया और सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस लोकेट करना आता है, तो एरिया में फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। कैसे, जैसे अभी साइड रीजन ये छोटा वाला ट्रायंगल है क्या, ट्रायंगल का एरिया, इस टाइप के ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस लोकेट करना आता है, इसका बेस के सेंट्रोइडल एक्सिस यानी बेस के पैरेलल वाला सेंट्रोइडल एक्सिस, और किसी भी ट्रायंगल का बेस के पैरेलल वाला सेंट्रोइडल एक्सिस हाइट बाय 3 डिस्टेंस पे आता है, और ये दो चीज लोकेट करना आता है। तो इसका एरिया मैं फॉर्मूले से निकालूंगा, क्या होगा फॉर्मूला, ए वाई बार ऑफ साइड रीजन, ए वाई बार ऑफ साइड रीजन, जहां ए क्या होगा साइडेड रीजन, एरिया में साइड रीजन का है ना, तो ए क्या होगा सर एरिया ऑफ साइड रीजन, एरिया ऑफ साइड रीजन, रीजन को बस आर लिख दे रहा हूं। और वाई बार क्या होगा, वाई बार क्या होगा साइडेड रीजन के सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस का डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस से क्यों सर, क्योंकि एरिया मोमेंट किसके अबाउट लेना है, न्यूट्रल एक्सिस का। सो डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस, ये सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस है, ऑफ साइडेड रीजन, आर फॉर रीजन है ना, फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो m और i तो मेरे को पता है, पूरे क्रॉस सेक्शन का बेंड m, पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया मोमेंट और न्यूट्रल एक्सिस i वो निकाल चुके हैं। अब q क्या होगा, साइडेड रीजन का एरिया मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, और फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, क्योंकि साइडेड रीजन मेरा ऐसा शेप है जिसका एरिया और सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस लोकेट कर सकते हैं। तो क्या होगा फॉर्मूला साइडेड रीजन का एरिया में निकालने का, ए वाई बार, निकाल यहां दे रहा हूं ना, ए वाई बार ऑफ साइडेड रीजन, जहां ए साइडेड रीजन का एरिया है, वाई बार साइडेड रीजन के सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस का डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से है। अब साइडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करने के लिए पहले ही मेरे को ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्या, क्योंकि साइड रीजन का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। तो इस डिस्टेंस को एक बार के लिए मैं एक्स बोल देता हूं, और ये एक्स कैसे निकाल सकते हो, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है क्या, और सिमिलर ट्रायंगल में दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, सेम। तो अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल का बेस लूँ तो वो एक्स है, अपन छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट लो तो वो 100 है। सिमिलर डायमेंशन ही मैं ये इस बड़े वाले ट्रायंगल में लगा दूं, तो बड़े वाले ट्रायंगल का जो बेस है वो 100 है क्या, अपन बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट 300 है क्या, तो यहां से x निकल जाएगा, कितना आएगा x, वो कैलकुलेशन कर लेना, डिवाइड बाय 300, x आ रहा है 33.333 mm। अब जैसे ये निकल गया तो ये फॉर्मूले से q निकाल सकते हो, q क्या होगा ए वाई बार ऑफ साइडेड रीजन, सॉरी q क्या होगा ए वाई बार ऑफ साइड रीजन, जहां ए क्या है साइड रीजन का एरिया, और साइड रीजन ट्रायंगल है तो उसका एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, इसका बेस x है और x कितना है 33.333 mm इंटू हाइट, इसका हाइट 100 mm है क्या, तो ये साइड रीजन का एरिया हो गया, इंटू वाई बार, वाई बार क्या है साइड रीजन के सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस का डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस है, तो उसके लिए पहले साइड रीजन का सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस लोकेट करना पड़ेगा, और साइड रीजन ट्रायंगल है तो इसका सेंट्रोइडल एक्सिस यानी बेस के पैरेलल वाला सेंट्रोइडल एक्सिस कितने डिस्टेंस पे आएगा, मान लो ये सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस है साइड रीजन का, तो कितने डिस्टेंस पे आएगा, उसके बेस से हाइट बाई 3 डिस्टेंस में, तो इसका बेस तो ये है और इसका हाइट 100 है, तो 100/3 डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस कितना होगा 100/3। लेकिन मेरे को साइड रीजन के सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कहां से निकालना है, न्यूट्रल एक्सिस से, वो मेरे लिए वाई बार है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना, ये पूरा डिस्टेंस 200 है और ये 100 mm है, तो ये डिस्टेंस 100 आएगा क्या,
हाँ सर। और वाई बार क्या है, ये पूरा डिस्टेंस, उसमें ये डिस्टेंस 100 है और ये 100 डिवाइड बाई 3, तो वाई बार कितना आ जाएगा सर 100। अब ये मैथमेटिक्स से कैलकुलेट करना, प्लस 100 डिवाइड बाई 3। तो ये सैडल रीजन के सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कहाँ से हो गया, न्यूट्रल एक्सिस से। कितना आ रहा है 133.333 mm। तो वाई बार कितना हो गया 133.333। तो जैसे ही ये कर दोगे ये सैडल रीजन का एरिया मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस आ जाएगा। कितना आ रहा है हाफ इंटू 33.333 इंटू 100 इंटू वाई बार 133.333। यह आ रहा है 22, कैलकुलेशन चेक कर लेना, 2219.445 यूनिट। इसका देखोगे तो mm क्यूब होगा, एरिया का यूनिट mm स्क्वायर, वाई बार का यूनिट mm, तो mm क्यूब। ठीक है, तो m अपॉन आई इंटू क्यू का m पता है मेरे को, बेंडिंग कितना है 100 इंटू 10⁶, i पता है 75 इंटू 10⁶, और क्या पता है q पता है कितना है 222219.4445। तो यहाँ से सैडल रीजन कितना एक्सेल फोर्स रजिस्ट करेगा वो आ जाएगा, कितना आएगा यार है 292.59 न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन किलो न्यूटन में दिया है तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किलो न्यूटन में लमसम कितना आ रहा है 296.292 किलो न्यूटन। और नेचर पहले ही बता चुका हूँ, चूंकि बेंडिंग सैगिंग है तो न्यूट्रल और सैडल जहाँ भी न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है और सैगिंग न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन आता है, तो ये एक्सेल फोर्स का नेचर क्या होगा, कंप्रेसिव। तो 296.29 किलो न्यूटन कंप्रेसिव। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन बी। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ 2 मीटर इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ इंटेंसिटी 8 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर इट्स इंटायर लेंथ। ठीक है, एक क्रॉस सेक्शन बना देता हूं। एक कैंटिलीवर बीम है जिसका लेंथ 2 मीटर है और पूरे बीम में यूडीएल आ रहा है जिसका इंटेंसिटी कितना है 8 किलो न्यूटन पर मीटर। क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम रेक्टेंगल है जिसका डेप्थ ट्वाइस है और उसके विड्थ का। तो बीम का क्रॉस सेक्शन कैसा दिया है सर, रेक्टेंगल, इसके विड्थ को b बोलूं और इसके हाइट या डेप्थ को h बोलूं तो h इक्वल टू ट्वाइस ऑफ विड्थ दिया है। ठीक है, मेरे को परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस दिया, यानी ये एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस नहीं, उसकी परमिसिबल वैल्यू, उसको अगर मैं एक बार सिग्मा पी से डिनोट करूं 100 मेगापास्कल, यानी एक्चुअल मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस या तो 100 या उससे कम होना चाहिए। तो डिजाइन करते समय उसका परमिसिबल वैल्यू लिया ना, तो ओवरऑल मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का एक्सप्रेशन निकालूंगा और उसकी वैल्यू या तो 100 मेगापास्कल, मैथमेटिकली मेगापास्कल और न्यूटन पर स्क्वायर सेम होता है, तो उसकी वैल्यू या तो 100 मेगापास्कल या उससे कम होना चाहिए। हाँ, लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय 100 के बराबर ले लोगे, पर ओवरऑल मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस या तो 100 या उससे क्या होना चाहिए, कम, क्योंकि ये परमिसिबल वैल्यू दिया है। तो मेरे को मिनिमम डेप्थ ऑफ द बीम पूछा है, यानी एच का डेप्थ को मैं एच से डिनोट किया हूं, एच की लिमिटिंग वैल्यू पूछा है। तो सिंपल कुछ नहीं करोगे, ओवरऑल मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का एक्सप्रेशन निकालो, उसको 100 या 100 से कम ले लोगे तो लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय 100 के बराबर ले लेना, तो मेरा जो भी पूछा लिमिटिंग वैल्यू उसकी आ जाएगी। क्लियर पर। अब ये कैसे निकालूंगा, तो पहले तो ओवरऑल मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, और ओवरऑल मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का एक्सप्रेशन प्रिज्मेटिक बीम है क्या, क्योंकि पूरे बीम का क्रॉस सेक्शन सेम है, रेक्टेंगुलर, जिसका विथ हाइट विथ का डबल है। ठीक है, तो ओवरऑल मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का एक्सप्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिज्मेटिक बीम में mx अपॉन आई इंटू वाई मैक्स, और चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो mx अपॉन जेड, दोनों के आई बाई वाई मैक्स को ही जेड बोलते हैं। तो यहाँ mx क्या है, पूरे बीम का ओवरऑल मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और वो मेरे को लोडिंग डायग्राम से निकलेगा, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ से मैं ओवरऑल मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेता हूँ। बस यहाँ पुट करते समय यूनिट को ध्यान देना, न्यूटन mm में पुट करोगे, मतलब मैं फोर्स को न्यूटन में, जो चीज दिया है डायमेंशन को mm में लेके चल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से तो पूरा लोडिंग दिया तो mx की एक्चुअल वैल्यू निकल जाएगी ना, तो अभी पहले वो किलो न्यूटन मीटर में निकाल लेता हूँ, फिर उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दूंगा। अगेन mx निकालने के लिए बीएमडी बनाने के लिए जितना पॉइंट का जरूरत हो ले लो और उनमें सबकी वैल्यू निकालो जो सबसे ज्यादा आएगा। तो एक पॉइंट ये ए, पैटर्न कहीं भी नहीं चेंज हो रहा है, तो ये लास्ट पॉइंट बी। अच्छा, बी पे कंसंट्रेटेड कपल वाला रिएक्शन आता है क्या, क्योंकि फिक्स सपोर्ट है, और यहाँ कपल वाला रिएक्शन आएगा, तो यहाँ बेंडिंग निकालते समय जस्ट लेफ्ट राइट करोगे। अगला ए बी रीजन के बीच में अगर ऐसा कोई पॉइंट जहां का शियर फोर्स 0 है तो वो भी लेना पड़ेगा, पर अभी ऑब्जर्वेशन से बोल सकते हो कि ए बी रीजन के बीच में ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा जहां का शियर फोर्स 0 का। कंफ्यूजन है तो शियर फोर्स डायग्राम बना लो। कैसे बोल सकता हूं, इसके बीच में कोई भी एक सेक्शन लो और इसका एक साइड का पोर्शन देखो राइट साइड का, तो राइट साइड के पोर्शन में सारा का सारा लोड नीचे है क्या,
हाँ सर, और सारा का सारा लोड नीचे है तो CR4 जीरो नहीं हो सकता, यानी ए बी रीजन के बीच में कहीं का CR4 जीरो नहीं है तो और कोई पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या क्या पॉइंट हो गया, ए बी का जस्ट लेफ्ट और बी का जस्ट राइट, क्योंकि बी पे कपल वाला रिएक्शन आएगा, ए पे कपल नहीं है तो वहां एक ही वैल्यू होगा। अब बेंडिंग कहाँ का निकालोगे, बी के जस्ट लेफ्ट का, तो वो तो जीरो ही आएगा, पहला वैल्यू हमेशा जीरो, बट पहला बी नहीं है, बी का जस्ट लेफ्ट, ये बी का जस्ट लेफ्ट, लेफ्ट पोर्शन को देखो कोई लोड ही नहीं है। मेरे को कहाँ का निकालना है, बेंडिंग बी के जस्ट राइट का, एक्चुअल में यही यहाँ मैक्स हो जाएगा। अब बी का जस्ट राइट यानी इस सेक्शन का, अगर लेफ्ट पोर्शन को लेकर निकालोगे तो यहाँ का रिएक्शन निकालना पड़ेगा, जो अभी नहीं निकाला हूँ, इसलिए मैं राइट पोर्शन को ले लेता हूँ। तो इसके राइट पोर्शन में पूरा यूडीएल आ रहा है क्या, हाँ सर। पहले तो इस यूडीएल का फोर्स क्या आएगा, इसका एरिया, एरिया क्या होगा, यूडीएल है तो इंटेंसिटी इनटू लेंथ, इंटेंसिटी 8 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये पूरा यूडीएल आ गया ना, कितना लेंथ पे लग रहा है 2। बट बेंडिंग निकाले तो बेंडिंग कैसे करोगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसको कहाँ ऐड करता मानोगे, इतने के सेंट्रोइड पे, और ये यूडीएल है तो इतने का सेंट्रोइड पूरा 2 मीटर है, तो बीचों बीच आएगा, यानी ये डिस्टेंस कितना मीटर होगा, 1 मीटर। और चूंकि बेंडिंग यहाँ का निकाल रहा हूँ तो इस पूरे के सेंट्रोइड का इस सेक्शन से डिस्टेंस कितना होगा, तो 1 ही मीटर होगा क्या, तो इंटू कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। ये फोर्स अपवर्ड है कि डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, तो बेंडिंग क्या होगा, नेगेटिव, तो यहाँ का बेंडिंग कितना है, -16 किलो न्यूटन मीटर। अगला बेंडिंग ए का निकालोगे, ए का निकालोगे तो जीरो आएगा, ए का राइट पोर्शन को ले लो, कोई लोड ही नहीं है, और इन सब में जो मैक्सिमम है तो मैक्सिमम यही है क्या, ठीक है। तो पहले तो मैक्सिमम बेंडिंग यहाँ अलग से एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, यहाँ खाली एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूँ, एम मैक्स का एक्सप्रेशन, बस मैग्नीट्यूड से मेरे को मतलब है कितना आया, 16 किलो न्यूटन मीटर, तो उसको न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 16 × 10⁶ न्यूटन एमएम, एमएक्स हो गया। अगला जेड निकाला है या आई बाई एम एक्स, तो मैं जेड ही निकाल लेता हूँ, आई बाई वाई मैक्स को ही जेड बोलते हैं। तो जेड क्या है, सेक्शन मॉडुलस, जो क्या होगा आई बाई वाई मैक्स, आई क्या होगा, पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। एक बार के लिए हाइट को एच और विड्थ को बी बोला हूं, तो पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में पूरे का सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस ही न्यूट्रल एक्सिस होगा, और पूरे का सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस जो न्यूट्रल एक्सिस होगा, रेक्टेंगल है तो इसको बीचों बीच आएगा, बीचों बीच मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, h/2, और इस पूरे के सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस का जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही न्यूट्रल एक्सिस का हो जाएगा, और रेक्टेंगल में सेंट्रोइडल एक्सिस का क्या होता है, bh3/12, तो वही न्यूट्रल एक्सिस का हो जाएगा। तो आई क्या हो जाएगा, b, हाइट h है तो bh3/12। वाई मैक्स न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर का डिस्टेंस बॉटम फाइबर का दोनों में जो ज्यादा है, तो टॉप फाइबर का डिस्टेंस देखोगे तो h/2 आएगा, बॉटम फाइबर का भी डिस्टेंस h/2 आएगा, तो दोनों ही बराबर है तो कोई भी ले लो, तो वाई मैक्स कितना होगा, h/2, तो आई बाई वाई मैक्स यानी जेड निकल जाएगा। और सीधा ये भी कर सकते थे, आई का फॉर्मुला पुट कर दो, वाई मैक्स का फॉर्मुला पुट कर दो, आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो आई बाई वाई मैक्स कितना आ जाएगा, ये bh²/6, कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। ये 6 है और ये b है। अच्छा, क्वेश्चन में या तो आप हाइट को रिप्लेस कर दो b/2 से, या सॉरी हाइट को रिप्लेस कर दो ट्वाइस ऑफ बी से, या बी को रिप्लेस कर दो हाइट बाई 2 से, वो तुम लोग के ऊपर है। तभी मेरे को जैसे हाइट निकालने बोला है ना, तो मैं सीधा बी को हाइट बाई 2 से रिप्लेस कर सकता हूँ। h = 2b है तो b = h/2 होगा क्या, तो b को h/2 से रिप्लेस करोगे तो b को h/2 से, तो ये h³/12 आ जाएगा क्या, तो ये सेक्शन मॉडुलस आ गया h³/12, अपने आप h अननोन था तो अननोन के टर्म में आ गया। चाहो तो सबको b के टर्म में लिख लो, b निकल गया तो भी h निकल जाएगा, h ट्वाइस ऑफ b है। तो अब z क्या हो गया, h³/12, यहाँ z लिख दे रहा हूँ, h³/12। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, सिग्मा बी मैक्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा क्या, क्या आएगा सिग्मा बी मैक्स का एक्सप्रेशन, अलग कलर से लिख दे रहा हूं, एम एक्स डिवाइड बाई जेड, या एम एक्स कितना है 16 × 10⁶ अपॉन जेड, जेड कितना है सर bh³ डिवाइड बाई 12, तो 12 ऊपर चला जाएगा क्या, हाँ। तो इस एक्सप्रेशन में एक ही अननोन है क्या, h, और जैसे ही आ गया मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का एक्सप्रेशन, उसको यहां पुट कर दो, ये एक्चुअल सिग्मा बी मैक्स हो गया, और उसकी वैल्यू जो भी हो 100 न्यूटन पर mm² या उससे कम होना चाहिए। तो सिग्मा बी मैक्स कितना है सर, 12 × 16 × 10⁶ डिवाइड बाई h³, इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 100। तो h की लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इक्वल टू साइन ले लो, कितना आएगा ये 12 × 16 × 10⁶ डिवाइड बाई 100 टू द पावर 1/3, या रहा है 124.29 mm, ये h की लिमिटिंग वैल्यू हो गया, वही पूछा है। बट अगर मान लो कई बार आंसर नॉन इक्वल के साइन के साथ मिल जाएगा, या यहाँ क्वेश्चन में मिनिमम डेप्थ बोला है, मिनिमम क्यों बोला, मैक्सिमम क्यों नहीं बोला, बोले एक्चुअल h या तो इतना या इससे ज्यादा लेना है, तभी तो ये मिनिमम हुआ ना। तो नॉन इक्वल साइन खुद से कैसे लगा सकते हो, कई बार ऑप्शन नॉन इक्वल साइन के साथ दे देगा कि एक्चुअल h या इतना या इससे ज्यादा होना चाहिए, इतना या इससे कम होना चाहिए। तो नॉन इक्वल साइन कैसे लगाओगे, और सेफर साइड रहना है, ये एक्चुअल मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस या तो इतना या इससे कम होना चाहिए, तो ये तो अभी इतना लेके निकाला, अब इससे कम होगा तो भी मैं सेफर साइड हूं, तो एक्चुअल मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जितना कम होगा मैं उतना सेफर साइड हूं। अच्छा, ये कब कम होगा, तो इसमें अभी h नीचे आ रहा है क्या, तो ये कब कम होगा, जब h ज्यादा हो। तो यहां से जो लिमिटिंग वैल्यू आया एक्चुअल h या तो इतना या इससे क्या होना चाहिए,
ज्यादा, इसीलिए क्वेश्चन में मिनिमम डेप्थ भी बोल दिया, जो कितना आया 124.29 mm, और क्वेश्चन में mm में ही पूछा कि यूनिट का ध्यान देना किस में पूछा है, तो ये 124.29 mm ये हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ध्यान देना। टू बीम ए एंड बी आर सब्जेक्टेड टू सेम मैक्सिमम बेंडिंग, मतलब दोनों में मैक्सिमम बेंडिंग सेम है। क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम ए इज स्क्वायर एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम बी इज रेक्टेंगल हुज डेप्थ इज ट्वाइस ऑफ विड्थ, मतलब डेप्थ ज्यादा है। अच्छा, कभी भी रेक्टेंगल बोला है ना, और हाइट और डेप्थ में क्या ज्यादा है नहीं बोला है, तो हाइट को ही ज्यादा मान के चले, अगर नहीं बोला है तो ठीक है, ये हो गया। अभी तो बोला हाइट ट्वाइस ऑफ विड्थ है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ, ध्यान देना, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम दिया, एरिया सेम दिया है, आई थोड़ी सेम दिया, पता चला सबको सेम लिए, एरिया सेम दिया है। तो मेरे को बोला है अगर सिग्मा ए मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है बीम ए का, सिग्मा बी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है बीम बी का, तो मेरे को सिग्मा ए बाई सिग्मा बी का रेशियो पूछा है कि वो 1 होगा कि 1 से ज्यादा होगा कि 1 से कम होगा। सबसे पहले इधर ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। दो बीम है ए एंड बी, दोनों में जो सेम है वो लिख दो, ठीक है। दोनों बीम का मैक्सिमम बेंडिंग सेम है, यानी एम एक्स जो बीम ए का है और जो एम एक्स बीम बी का है दोनों सेम है। तो मान लो एक बार के लिए बीम ए के एम एक्स को मैं एम से डिनोट कर दूं, या एम जो भी बोलना है वो बोल दो, तो बीम बी का भी एम एक्स एम ही है क्या? क्वेश्चन मेरे को खुद से नहीं बोल लिया हूं मैं, क्वेश्चन में बोला है बीम बी का भी एम एक्स एम ही है, ठीक है। अच्छा, बीम ए का जो क्रॉस सेक्शन है वो क्वेश्चन में क्या बोला है, स्क्वायर। बीम ए का जो क्रॉस सेक्शन है वो क्वेश्चन में स्क्वायर बोला है, स्क्वायर में अब साइड को ए मान लो दोनों का, ठीक है, ये हो गया। और बीम बी का जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगल है जिसका हाइट ट्वाइस है विड्थ का, तो अगर मैं विड्थ को बी से डिनोट करूं तो हाइट क्या लेने बोला है सर, या डेप्थ ट्वाइस ऑफ विड्थ, तो बीम बी का क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल है। लेकिन क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया कि दोनों का एरिया सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे बीम ए के एरिया को मैं ए बोलूं, बीम बी के एरिया को ए भी बोलूं, तो दोनों सेम दिया है क्या? बीम ए का एरिया क्या होगा, स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कर दो, साइड को ए मानो तो ए स्क्वायर। बीम बी का एरिया क्या होगा, हाइट इंटू विड्थ, हाइट 2b है तो 2b स्क्वायर, और दोनों सेम बोला है, तो उससे क्या होगा, बी और ए में एक रिलेशन आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है सिग्मा ए और सिग्मा बी पर रिलेशन पूछा है, सिग्मा ए बीम ए का मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है और सिग्मा बी बीम बी का मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है। अच्छा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, बीम ए का मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा ए है, तो क्या होगा, बीम ए के लिए एम एक्स अपॉन जेड, जहां एम एक्स मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है और जेड बीम ए का सेक्शन मॉडुलस हो जाएगा, यानी बीम ए के क्रॉस सेक्शन के लिए आई बाई वाई मैक्स। तो एम एक्स तो दोनों का सेम है ना, तो बीम ए का भी एम एक्स एम ही है, या एम एक्स लिखना चाहो तो एम एक्स लिख दो, एम लिख दिया हूं मैं, एम एक्स को एम बोला हूं, अपन बीम ए का सेक्शन मॉडुलस उसको मैं जेड ए बोल दे रहा हूं, क्योंकि सेक्शन मॉडुलस क्या होगा मेरे को नहीं पता, वो थोड़ी बोला क्वेश्चन में सेम बोला है कि अपने मन से सेम ले लिए, एरिया सेम बोला है ना, जेड थोड़ी सेम बोला है, तो बीम ए के सेक्शन मॉडुलस को जेड ए बोल दिया। बीम ई का बी का मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी है, वो क्या होगा, बीम बी के लिए एम एक्स अपॉन जेड, और बीम बी का एम एक्स भी एम ही है क्या, बट सेक्शन मॉडुलस मेरे को नहीं पता तो उसको जेड भी बोल दे रहा हूं। यहां तक आ जाएगा क्या? तो अगर मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी, एक बार इनका रेशियो ले लो, तो सिग्मा ए क्या है सर, एम अपॉन जेड ए, सिग्मा बी क्या है, एम अपॉन जेड बी, क्योंकि मैक्सिमम बेंडिंग दोनों का सेम था तो वो कट जाएगा, और जेड ए यहां नीचे आ रहा है ना, और ये जेड बी जो नीचे ऊपर चला जाएगा क्या, तो सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी क्या आ जाएगा सर, जेड बी अपॉन जेड ए आ जाएगा क्या? जेड बी बीम बी का सेक्शन मॉडुलस यानी आई बाई वाई मैक्स, जेड ए बीम ए के क्रॉस सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस, मतलब बीम ए के क्रॉस सेक्शन आई बाई वाई मैक्स। अब अगर जेड बी ज्यादा है तो रेशियो 1 से ज्यादा होगा, जेड ए ज्यादा है तो रेशियो 1 से कम होगा, अगर जेड बी जेड ए दोनों बराबर है तो रेशियो 1 के बराबर होगा, और जेड ए जेड बी को रिलेट नहीं कर पा रहा हूं तो आंसर होगा कैन नॉट से। अब मैं यहाँ जेड बी जेड ए को रिलेट कर सकता हूँ, और ये कंक्लूजन हम लोग क्लास में याद भी रखें 3 क्रॉस सेक्शन के लिए, अगर कंक्लूजन याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार मैं निकलवा दे रहा हूँ, बट फाइनल कंक्लूजन में लिख दूंगा। बीम ए का जेड निकालो, बीम बी के क्रॉस सेक्शन का जेड निकालो, दोनों में जो ज्यादा हो वो अपने आप पता चल जाएगा। तो बीम ए के क्रॉस सेक्शन का अगर जेड निकालोगे उसको मैं जेड ए बोलूँ, तो जेड ए क्या होगा, इसके लिए आई बाई वाई मैक्स, इसका सेंट्रोइडल एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस होगा जो बीचों बीच आएगा, और ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस होगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा a बाई 2, और ये कितना होगा a बाई, है तो रेक्टेंगल जैसा ही। अब रेक्टेंगल का आई क्या होता है, बी एच क्यू बाई 12, तो यहाँ विथ भी a और हाइट भी a, तो ये क्या हो जाएगा, बी एच क्यू बाई 12 करोगे तो a टू द पावर 4 डिवाइड बाई 12, ये i हुआ। z क्या होता है, i बाई वाई मैक्स, वाई मैक्स न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर का डिस्टेंस a बाई 2, बॉटम फाइबर का डिस्टेंस a बाई 2, तो वाई मैक्स a बाई 2, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा a क्यूब डिवाइड बाई 6, ये a के टर्म में आया इसके साइड को। अच्छा, बीम बी का क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल है, इसका जेड को निकालो जेड बी, तो इसके लिए आई बाई वाई मैक्स करोगे, इसका आई बी एच क्यू बाई 12 होता है, इसका वाई मैक्स करोगे न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर का डिस्टेंस बॉटम तो h बाई 2 आता है, अभी पीछे भी किए थे, तो ये बी एच स्क्वायर बाई 6 आएगा,
ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में हाइट इक्वल टू 2b दिया है क्या, तो h को 2b से रिप्लेस कर दो, तो 2b का स्क्वायर यानी ये 4b स्क्वायर हो जाएगा, और ये इंटू b ऑलरेडी है, तो ये 4/6b³ आएगा। अब ध्यान देना, ये b है ना, इसको 6 मत समझ लेना, ये b है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये b के टर्म में आया है और ये a के टर्म में आया है, तो अभी कैसे बताओ कि ZA ज्यादा है कि ZB? हाँ, अगर मैं b और a पे रिलेशन निकालूंगा तब मैं बता सकता हूं क्या, b और a पे रिलेशन बना लूंगा तब मैं बता सकता हूं क्या ZA ज्यादा है कि ZB ज्यादा है। तो ZA ज्यादा है कि ZB, उसके लिए मेरे को b और a को रिलेट करना पड़ेगा, और उनको रिलेट करने के लिए क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि इसका और इसका एरिया सेम है। जब तक ये रिलेशन नहीं दिया होता तब तक मैं ZA और ZB को रिलेट कर ही नहीं पाता। बट अभी इन दोनों का एरिया, तो मैं क्या करूंगा, इसके एरिया और इसको एरिया को इक्वेट कर दूंगा, तो बी और ए पे रिलेशन आ जाएगा क्या, बस उस रिलेशन से या तो बी को ए के टर्म में रिप्लेस कर दो या ए को बी के टर्म में, अपने आप पता चल जाएगा क्या ज्यादा है। ठीक है, तो ए का एरिया और बी के एरिया को आपस में इक्वेट कर देते हैं, क्या आएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बी सेम है। ए का क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है जिसका साइड को अभी ए लिया हो, तो इसका एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा। बी का एरिया रेक्टेंगल है, तो हाइट इंटू विथ यानी h इंटू बी, और h 2b है वो पुट कर दोगे तो ये 2b स्क्वायर आएगा, क्या कैलकुलेशन कर लेना। तो यहाँ से b a के टर्म में आ जाएगा या a b के टर्म में, कोई भी एक पुट कर दो, तो मैं b को a के टर्म में निकाल लेता हूँ, कितना आएगा, यह आएगा a स्क्वायर बाई 2, उसका रूट ले लोगे ना तो a स्क्वायर बाई रूट 2 आएगा। सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है b इक्वल टू 0.7071 इंटू ए, चेक कर लेना, यही आएगा, ठीक है। और ये रिलेशन को पुट कर दो तो b भी a के ZB भी a के टर्म में आ जाएगा, क्या आएगा 4/6 इंटू बी कितना है 0.7071 इंटू ए और उसका होल क्यूब, तो यहां से कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यार है 0.2357 ए क्यूब, और ये भी ए क्यूब के टर्म में ही है क्या, बस 1/6 को एक बार निकाल लो, मतलब पॉइंट पे लिख लो 1/6, यार है 0.1667 ए क्यूब। अब बोल सकते हो वो 0.1667 ए क्यूब, बी का जेड 0.2357 ए क्यूब, अपने आप दिख रहा है क्या बी का जेड ज्यादा है, यानी जेड बी पुट करोगे तो अपने आप आ भी जाएगा, बट दिख रहा है क्या जेड बी जेड ए से ज्यादा है, और जेड बी जेड ए से ज्यादा है तो सिग्मा ए बी सिग्मा बी से ज्यादा होगा, यानी सिग्मा, क्योंकि ये मतलब जेड बी जेड ए से ज्यादा है, मतलब जेड बी अपॉन जेड ए ग्रेटर देन 1, तो ये सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी ग्रेटर देन 1 होगा क्या। यहाँ पुट भी कर सकते हो, एग्जैक्ट भी बता सकते हो कितना आएगा, सिग्मा ए अपॉन, अगर कई बार एग्जैक्ट पूछ ले तो सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी, सर जेड बी कितना आया, जेड बी एग्जैक्ट पूछा तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो यहां पर अभी एक कंक्लूजन लिखवाऊंगा उससे क्वेश्चन ऐसे बता देते, 0.2357 ए क्यूब अपॉन जेड ए, जेड ए कितना है 0.1667 ए क्यूब, तो यहां से सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी कितना आ रहा है 0.2357 डिवाइड बाई 0.1667, यार है 1.414, जो भी आया ग्रेटर देन 1, कैलकुलेशन से कर लेना। पर अभी तो मेरे को बस ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 पूछा है ना, तो ये मैं एक कंक्लूजन लिखवाया था तुम लोग को, याद रखना है 3 क्रॉस सेक्शन के लिए कभी भी इस सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन आता है। रेक्टेंगल में बस ये हाइट को h बोलूं, विड्थ को b बोलूं, हाइट ग्रेटर देन विड्थ है, ये मेरे को याद रखना है ना, और स्क्वायर में तो दोनों साइड सेम होगा, और सर्कल में तो उसका डायमीटर डी एक ही रेक्टेंगल में 2 डायमेंशन आता है ना, तो जो हाइट है वो ज्यादा डायमेंशन लेना है। अगर इन तीनों का एरिया, अगर इसको 1 बोलूं, स्क्वायर को 2 बोलूं, रेक्टेंगल को 3 बोलूं, तो अगर इन तीनों का एरिया सेम है, एरिया सेम होने पे मैं बात कर रहा हूं, अगर इन तीनों का एरिया सेम है, ठीक है, तब सबसे ज्यादा जेड आएगा रेक्टेंगल का, उसके बाद स्क्वायर का, और सबसे कम जेड आएगा सर्कल का। ठीक है, ऐसे याद रखना है, सेम एरिया में जब जेड ज्यादा होता है तो बीम का क्रॉस सेक्शन ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो अगर तीनों का एरिया सेम है, मतलब रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल में सबसे अच्छा होगा रेक्टेंगल, उसके बाद स्क्वायर और उसके बाद सर्कल सबसे अच्छा, मतलब सेम एरिया पे, एरिया सेम होना चाहिए, तब एरिया सेम नहीं है तो नहीं बता सकता, बट अगर एरिया सेम है तो सबसे ज्यादा जेड आएगा रेक्टेंगल का, उसके बाद स्क्वायर का, उसके बाद सर्कल का, मतलब सबसे ज्यादा जेड किसका होगा रेक्टेंगल का, उसके बाद स्क्वायर का, और सबसे कम किसका होगा सर्कल का। तो अभी क्वेश्चन में स्क्वायर और सर्कल दिया था, और क्वेश्चन में बोल दिया है क्या दोनों का एरिया सेम है, और चूंकि एरिया सेम बोला है तो किसका जेड ज्यादा होगा रेक्टेंगल का, और रेक्टेंगल का जेड को जेड भी बोला हूं क्या, तो अगर वो कंक्लूजन याद है तो उसको यूज करके बोल सकते हो कि मेरा जेड भी जेड ए से ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है, तो रेक्टेंगल का जेड सर्कल के जेड से, स्क्वायर के जेड से ज्यादा होगा, तो जेड बी, और जेड बी जेड ए से ज्यादा, तो जेड बी बाई जेड ए ग्रेटर देन 1, यानी सिग्मा ए बाई सिग्मा बी ग्रेटर देन 1। 2 लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और ग्रेटर देन 1 कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी ही पूछा है ना, और वो ग्रेटर देन 1 कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। क्लियर पॉइंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 5, उसका आंसर क्या है बी। अच्छा क्वेश्चन था ये भी।
उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 6, 5 क्या 6 तो आएगा, अरे सर हाँ, कंसिडर अ इलास्टिक स्ट्रेट बीम ऑफ लेंथ 225 मीटर, मतलब बेंडिंग से पहले ये स्ट्रेट है, उसका लेंथ 25 मीटर दिया है, विथ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ साइड 5 mm एंड यंग मॉडुलस 200। स्ट्रेट बीम वाज बेंड इन अ सच अ वे दैट द मीन लेयर ऑफ द बीम, इसका मीन लेयर एक सेमी सर्कल बना रहा है। आफ्टर बेंडिंग यूलर बर्नौली थ्योरम को एक्चुअली एप्लीकेबल मानना है, और मेरे को क्या निकालना है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। ध्यान देना यहाँ पर ना, जब भी ऐसे बीम का बेंड होने का डायग्राम का दिया ना, तो यहाँ हम लोग न्यूट्रल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे, जिसको रो से डिनोट करेंगे, और रो पता कर लिया तो ये फॉर्मूला याद होगा बेंडिंग स्ट्रेस निकालने का, m अपन i इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई बाई रो होता है क्या, तो एक बेंडिंग स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई बाई रो, यानी सिग्मा क्या आ जाएगा, सिग्मा को ही मैं सिग्मा भी बोल रहा हूँ, ई अपॉन रो इंटू वाई आएगा क्या, ई क्या है, यंग मॉडुलस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यंग मॉडुलस कितना दिया है 200 गीगा पास्कल, उसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट करोगे तो 200,000 मेगा पास्कल। रो क्या है, न्यूट्रल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है तो वाई के वाई वही है न्यूट्रल एक्सिस से परपेंडिकुलर, और मैक्सिमम निकालना है तो वाई की मैक्सिमम ले लोगे, पर उससे पहले न्यूट्रल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लो। और वो क्वेश्चन में कैसे निकालोगे, तो मेरे को बताया क्या, न्यूट्रल सरफेस का लेंथ आफ्टर बेंडिंग भी चेंज नहीं होगा, उसी को तो न्यूट्रल एक्स सरफेस बोलते हैं ना, जिसका लेंथ बेंडिंग के बाद भी चेंज ना हो। और ध्यान देना, बिफोर बेंडिंग बीम स्ट्रेट है तो हर एक लेयर का लेंथ 25 मीटर है, तो न्यूट्रल सरफेस का भी लेंथ 25 मीटर होगा क्या, क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिक है तो यहां न्यूट्रल सरफेस बीचों बीच आएगा, तो बिफोर बेंडिंग ये मेरा न्यूट्रल सरफेस हो गया, ठीक है, और आफ्टर बेंडिंग ये मेरा न्यूट्रल सरफेस हो गया, इसका मिड लेयर बीचों बीच जो है, और न्यूट्रल सरफेस का जो आफ्टर बेंडिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जिसको मैं रो से डिनोट कर रहा हूं, वो मेरे को निकालना है। और वो कैसे निकालोगे, तो न्यूट्रल सरफेस का लेंथ मेरा बेंडिंग के बाद भी चेंज नहीं होता, मतलब बिफोर बेंडिंग जो न्यूट्रल सरफेस का लेंथ है वही आफ्टर बेंडिंग में होगा। बिफोर बेंडिंग तो हर एक लेयर का लेंथ 20 मीटर है क्या, तो न्यूट्रल सरफेस सॉरी 25 मीटर है क्या, तो बिफोर बेंडिंग न्यूट्रल सरफेस का भी लेंथ 25 मीटर होगा, हाँ। लेकिन आफ्टर बेंडिंग हर एक लेयर का लेंथ 25 मीटर नहीं होगा, लेकिन न्यूट्रल सरफेस का लेंथ आफ्टर बेंडिंग भी 25 मीटर होगा, क्योंकि न्यूट्रल सरफेस का लेंथ बेंड होने के बाद भी चेंज नहीं होता है। वो न्यूट्रल सरफेस उसको बोलते हैं ना, जो ना तो इलोंगेट हो ना कॉन्ट्रैक्ट हो बेंडिंग से। तो न्यूट्रल सरफेस आफ्टर बेंडिंग ये है जो एक सेमी सर्कल जैसा दिख रहा है, तो इसका लेंथ अगर मैं आफ्टर बेंडिंग निकालूं, रेडियस को रो बोला हूं, तो एक सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पाई इंटू रो रेडियस, तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल सरफेस का लेंथ क्या हो जाएगा आफ्टर बेंडिंग, पाई इंटू रो, यही तो होता है ना, 2 पाई आर पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस, तो सेमी सर्कल का उसका आधा हो जाएगा पाई इंटू रो, ये आ गया। और आप चूंकि ये न्यूट्रल सरफेस का लेंथ है आफ्टर बेंडिंग, तो न्यूट्रल सरफेस का लेंथ बिफोर बेंडिंग जो है वही आफ्टर बेंडिंग होगा क्या, तो यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा, कितना आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 मीटर, mm में कन्वर्ट करोगे तो 20,000 mm, ये न्यूट्रल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, यानी रो। बाकी मेरे को मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है तो y की मैक्सिमम ले लोगे, उसके लिए मेरे को क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम क्या बोला है, स्क्वायर, जिसका साइड कितना mm लेने बोला है 5 mm, और स्क्वायर है तो इसका सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस होगा जो बीचों बीच आएगा, ये आ गया बीचों बीच, यानी ये डिस्टेंस कितना होगा 2.5 और ये 2.5, और ये सारा डिस्टेंस एमएम में, और ये न्यूट्रल एक्सिस। वाई मैक्स क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर का डिस्टेंस वो भी 2.5 है, बॉटम फाइबर का डिस्टेंस वो भी 2.5 है, दोनों में जो ज़्यादा है, तो ओवरऑल वाई मैक्स कितना हो जाएगा सर, दोनों ही बराबर है ना, तो 2.5 में mm। तो अगर मेरे को मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है तो ई और रो तो कांस्टेंट है, ई यंग मॉडुलस और रो न्यूट्रल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, इंटू वाई उस क्रॉस सेक्शन में जिस पॉइंट का निकालना है उसका न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस, तो अगर ये दोनों सेम है तो मैक्सिमम निकालना है तो वाई की कौन सी वैल्यू ले लोगे, मैक्सिमम। ई कितना है सर 200,000 मेगा पास्कल, फोर्स को न्यूटन में डायमेंशन को एम में रख रहा हूं, यानी ई को न्यूटन पर एम स्क्वायर या मेगा पास्कल में रखोगे, मैथमेटिकली दोनों सेम यूनिट होता है, अपॉन रो 20,000 और वाई मैक्स कितना है 2.5 मीटर, तो यहाँ से मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आएगा 200,000 डिवाइड बाई 20,000 इंटू 2.5, ये कितना आ रहा है, कितना आ रहा है ये 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर या मेगा पास्कल। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना है 25 मेगा पास्कल, और मेगा पास्कल में ही पूछा है क्या, तो इसका आंसर कितना हो गया 25। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व मूव करें, ये क्वेश्चन नंबर 7। एक बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम रेक्टेंगल है जिसका विथ 200 mm है और हाइट 300 mm है, क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल है जिसका विथ 200 mm, सारा डिस्टेंस mm है ना, mm नहीं लिख रहा हूं, हाइट 300 mm, और मेरे को पूछ रहा है मैक्सिमम, ये थोड़ा सा कट गया है, एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द क्रॉस सेक्शन, ये क्वेश्चन में कट गया है लिखना, ऑफ बीम इन मेगा पास्कल,
पहले तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्रॉस सेक्शन में पूछा है, ट्रांसवर्स लोड में बेंडिंग डायग्राम दिया है, मतलब क्रॉस सेक्शन में दो चीज आ रहा होगा, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स। बेंडिंग डायग्राम का स्लोप शियर फोर्स बताता है। तो बेंडिंग मोमेंट के कारण तो क्रॉस सेक्शन में बेंडिंग स्ट्रेस आएगा जिसका नेचर नॉर्मल होगा, और शियर फोर्स के कारण क्रॉस सेक्शन में शियर स्ट्रेस आएगा। तो मेरे को मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा, मतलब शियर फोर्स के कारण जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ रहा है वो निकालना है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन में शियर फोर्स के कारण ही शियर स्ट्रेस आएगा, बेंडिंग के कारण तो नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा था। तो शियर फोर्स के कारण जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ रहा है वो निकालना है। अब पहले तो शियर फोर्स के कारण मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है, तो पहले तो वो वाला क्रॉस सेक्शन लोगे जहां का शियर फोर्स सबसे ज्यादा है, मतलब इस डायग्राम का यूज करके पहले मैं मैक्सिमम शियर फोर्स निकालूंगा, जो भी उसकी वैल्यू आएगी। अब उस मैक्सिमम शियर फोर्स के कारण क्रॉस सेक्शन में ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आएगा वो निकालूंगा। और किसी भी शियर फोर्स के कारण अगर क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर है तो ये रिजल्ट याद होगा क्या, किसी भी शियर फोर्स के कारण ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज होता है, और एवरेज निकालने का तरीका होता है शियर फोर्स डिवाइड बाई एरिया। पर यहां पर ये हो गया किसी भी पर्टिकुलर शियर फोर्स के कारण किसी क्रॉस सेक्शन का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। लेकिन मेरे को ओवरऑल मैक्सिमम निकालना है, तो पहले तो मैं शियर फोर्स की भी कौन सी वैल्यू लूंगा, मैक्सिमम। तो पहले मैक्सिमम शियर फोर्स निकालो, और उसके कारण भी ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे निकालोगे, चूंकि ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज, और एवरेज क्या होगा, वो जो शियर फोर्स निकाले हो मैक्सिमम वाला उसके कारण जो एवरेज शियर स्ट्रेस आ रहा है, और एवरेज कैसे निकालोगे, शियर फोर्स डिवाइड बाय पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया। पर उसके लिए पहले मेरे को इससे मैक्सिमम शियर फोर्स निकालना पड़ेगा क्या, और बेंडिंग डायग्राम से कैसे निकालोगे, बेंडिंग डायग्राम का स्लोप शियर फोर्स की वैल्यू बताता है। तो जैसे यहाँ जहां जहां पैटर्न चेंज हो रहा है, जैसे इसको अगर मैं ए बोलूं, बी यहां से इंक्लाइन लाइन था, इससे होगा पैटर्न चेंज हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, बी यहां से भी पैटर्न चेंज हो रहा है, इसको सी और इसको डी। अब ध्यान देना, पहले तो ए बी रीजन के बीच इंक्लाइन लाइन है क्या, बेंडिंग डायग्राम, बेंडिंग डायग्राम का स्लोप शियर फोर्स की वैल्यू बताता है, और किसी भी लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, और लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये ए बी रीजन के बीच जो बेंडिंग डायग्राम है ये है क्या, तो इसका स्लोप कांस्टेंट आएगा क्या, और कांस्टेंट आएगा, और बेंडिंग डायग्राम का स्लोप ही शियर फोर्स की वैल्यू होता है। तो मैं बोलूं क्या ए बी रीजन के बीच के हर एक क्रॉस सेक्शन का शियर फोर्स सेम होगा, और वो सेम शियर फोर्स को एक बार के लिए इसके मैग्नीट्यूड को एस ए बी बोल देता हूं, ठीक है। और ये एस ए बी कैसे निकालोगे, इस लाइन का स्लोप निकाल लो, और लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैसे बीसी रीजन के बीच के हर एक क्रॉस सेक्शन का शियर फोर्स सेम होगा, वो तो खैर जीरो ही होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन में। सीडी रीजन के बीच भी बीएमडी लाइन है तो हर एक क्रॉस सेक्शन का शियर फोर्स सेम होगा, वो निकाल लेना, और जो सबसे ज्यादा आएगा वो मैक्सिमम शियर फोर्स। बट एक एक करके करता हूं, एबी रीजन के बीच एक इंक्लाइन लाइन है बेंडिंग डायग्राम, तो उसका स्लोप कांस्टेंट होगा, मतलब एबी रीजन के बीच के हर एक क्रॉस सेक्शन का शियर फोर्स कांस्टेंट होगा, और वो कैसे निकालोगे, इस लाइन का स्लोप निकाल लो, ठीक है। यहां कर दे रहा हूं कैलकुलेशन, यहां कर दे रहा हूं एस ए बी, इस लाइन का स्लोप, किसी भी लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, पहले मैग्नीट्यूड निकालो। इन दोनों पॉइंट में इसको 1 मान लेता है, इसको 2 मान लेता हूं, तो y2 कितना होगा, यहां का बेंडिंग मोमेंट 100 है, y2 प्लस 100 है, माइनस y1, इस पॉइंट को 1 बोला हूं तो यहां का बेंडिंग मोमेंट प्लस 300, ये तो y2 माइनस y1 वाला माइनस है, अपॉन x2 माइनस x1, मतलब इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो कितना मीटर है, 1 मीटर। ये इस लाइन का स्लोप का मैग्नीट्यूड हो गया। साइन अलग से जानना है ना, तो सिंपल, कभी भी करो ऊपर जाता है तो स्लोप नेगेटिव होता है, सॉरी पॉजिटिव होता है, करो नीचे जाता है तो स्लोप नेगेटिव। तो ये बेंडिंग डायग्राम का करो नीचे जा रहा है क्या, तो इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। बाकी मेरे को वैल्यू से मतलब है, तो माइनस कितना आएगा, 100 माइनस 300 माइनस 200 डिवाइड बाई 1, मैग्नीट्यूड लेना है ना, तो 200, साइन अलग से लिख लिया हूं, तो 200 किलो न्यूटन। नेगेटिव अच्छी बात है, बट मेरे को मैग्नीट्यूड देखना है। तो ए बी के हर एक क्रॉस सेक्शन का शियर फोर्स कितना आ गया, 200 किलो न्यूटन। साइन नेगेटिव है बट वैल्यू बात करूं। अगला, बीसी के बीच का बेंडिंग डायग्राम अगेन स्ट्रेट लाइन है, तो बीसी के बीच के हर एक क्रॉस सेक्शन का शियर फोर्स कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट शियर फोर्स कितना होगा, इस लाइन का स्लोप, बट ये लाइन हॉरिजॉन्टल है क्या, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है, 0। तो बीसी के हर एक क्रॉस सेक्शन का शियर फोर्स की वैल्यू 0 हो गई। अगला सीडी, अगेन सीडी के बीच का बीएमडी इंक्लाइन लाइन है, तो इसके हर एक क्रॉस सेक्शन का स्लोप कांस्टेंट होगा, और वही शियर फोर्स बताएगा। और चूंकि स्लोप कांस्टेंट है तो सीडी के हर एक क्रॉस सेक्शन का शियर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट होगा क्या, क्योंकि सीडी के हर एक बीच के हर एक क्रॉस सेक्शन का शियर फोर्स कांस्टेंट क्यों आएगा, क्योंकि सीडी के बीच इंक्लाइन लाइन है बीएमडी, तो उसका स्लोप कांस्टेंट होगा, और बेंडिंग डायग्राम का स्लोप ही शियर फोर्स बताता है। तो सीडी के बीच के हर एक क्रॉस सेक्शन का शियर फोर्स कांस्टेंट होगा। अब ये कांस्टेंट शियर फोर्स कैसे निकालोगे, तो इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा, तो इस लाइन का स्लोप निकालो। अगेन लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मैं क्या कर देता हूं, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, इसमें इस पॉइंट को 1 मान लेता हूं, इस पॉइंट को 2, तो y2 यहां का बेंडिंग मोमेंट कितना है, प्लस 600 माइनस y1, यहां का बेंडिंग मोमेंट कितना है, 100 अपन x2 माइनस x1, मतलब इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मीटर है, 2 मीटर। साइन अलग से लिखना है, तो ये कर्व ऊपर जा रहा है क्या, तो स्लोप पॉजिटिव होगा। कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 600 माइनस 100 500 डिवाइड बाई 2, 250 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ए बी के हर एक क्रॉस सेक्शन का शियर फोर्स 200 किलो न्यूटन, बस मैग्नीट्यूड देख रहा हूं। बीसी के बीच के हर एक क्रॉस सेक्शन का शियर फोर्स 0, सीडी के बीच के हर एक क्रॉस सेक्शन का शियर फोर्स 250 किलो न्यूटन। तीनों में जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम शियर फोर्स वो कितना है, 250 किलो न्यूटन। तो ओवरऑल मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, ओवरऑल मैक्सिमम शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड 250
किलो न्यूटन, उसको न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो 250,000 न्यूटन। क्लियर क्या? अब इसके कारण भी ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाला, और वो कैसे निकला होगा? ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो क्या होगा? 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज, तो 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज, और एवरेज क्या होता है? फोर्स डिवाइड बाय एरिया, और शियर फोर्स कितना है? 250,000, और पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया, और पूरा क्रॉस सेक्शन ट्रायंगल है क्या, जिसका विथ 200 है और हाइट 300, तो पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है? 200 और हाइट कितना है? 300। तो यहाँ से ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ जाएगा ड्यू टू शियर फोर्स, और वही क्रॉस सेक्शन का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन में भी खाली शियर फोर्स के कारण शियर स्ट्रेस आ रहा है। कितना आ जाएगा? 250,000 डिवाइड बाई हाफ डिवाइड बाई 200 डिवाइड बाई 300 इंटू 1.5, इट इज कमिंग 12.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर और मेगा पास्कल। ठीक है, तो पूरे क्रॉस सेक्शन में ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आया? 12.5 मेगा पास्कल। ठीक है, और मेरे को ये पूछा और मेगा पास्कल में ही पूछा है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 12.5 मेगा पास्कल। क्लियर है? कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 7। अब अगले क्वेश्चन में मूव कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अगेन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मेरे को मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम बोला है, और क्रॉस सेक्शन सर्कल है, ट्रांसवर्स लोड है, तो ट्रांसवर्स लोड है तो क्रॉस सेक्शन में दो चीज आएगा, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स। बेंडिंग अगेन बेंडिंग स्ट्रेस यानी नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, और शियर फोर्स के कारण शियर स्ट्रेस आएगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन में बोला है, तो क्रॉस सेक्शन में तो खाली शियर फोर्स के कारण शियर स्ट्रेस आएगा, और उसका मैक्सिमम वैल्यू, तो जो शियर फोर्स के कारण ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ रहा है वो निकालना है। और कैसे निकालोगे? तो पहले तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में किसी भी पर्टिकुलर शियर फोर्स के कारण मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है 4/3 टाइम्स ऑफ एवरेज, ये याद होना चाहिए, 4/3 टाइम्स ऑफ एवरेज, और एवरेज फोर्स डिवाइड बाई एरिया करके निकालोगे। बट ओवरऑल मैक्सिमम निकालना है तो मैं शियर फोर्स भी वो वाला क्रॉस सेक्शन का लूंगा क्या, जहां का शियर फोर्स सबसे ज्यादा है क्या। तो पहले तो लोडिंग डायग्राम्स का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे? मैक्सिमम शियर फोर्स, और उसके कारण भी ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा? 4/3 टाइम्स ऑफ एवरेज। उसके कारण भी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा? 4/3 टाइम्स ऑफ एवरेज। और एवरेज क्या होता है? शियर फोर्स डिवाइड बाय एरिया, पर मैं शियर फोर्स भी उस क्रॉस सेक्शन का पिक करूंगा जहां का शियर फोर्स सबसे ज्यादा है, क्योंकि ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है। तो पहले इस लोडिंग डायग्राम से मैक्सिमम शियर फोर्स निकालो। लोडिंग से मैक्सिमम शियर फोर्स कैसे निकालते हैं? शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए जितना पॉइंट लेता है सारा पॉइंट लो, सारे पॉइंट की वैल्यू निकालो, जो सबसे ज्यादा आएगा मैक्सिमम शियर फोर्स। और शियर फोर्स निकालने के लिए क्या क्या पॉइंट लेते हैं? एंड पॉइंट, जहां लोडिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, जहां सपोर्ट है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, जहां पर कंसंट्रेटेड ट्रांसवर्स फोर्स आएगा वहां शियर फोर्स सडनली चेंज होगा, तो वहां पर वैल्यू निकालते समय क्या करोगे? जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट। ठीक है, और सब जगह का वैल्यू निकालो, जो सबसे ज्यादा आएगा वो मैक्सिमम शियर फोर्स। तो पहले मैं इस लोडिंग डायग्राम का यूज करके क्या निकाल लेता हूं? मैक्सिमम शियर फोर्स। ठीक है, दोनों सपोर्ट का रिएक्शन निकाल लो पहले, यहाँ जरूरत पड़ेगा, क्या आएगा? यहाँ सिमेट्रिक वाला अप्लाई कर सकते हो। सिमेट्रिक कंडीशन है क्या? हाँ, कैसे? पहले तो दोनों साइड इक्वल हो रहेंगे तो सपोर्ट सिमेट्रिक हो गया। लोडिंग ये बीचों बीच से लास्ट में आ रहा है 10 किलोमीटर नीचे, ये भी लास्ट में आ रहा है 10 किलोमीटर नीचे, और ये सेंटर पे ही लग रहा है क्या? 3 तो 5 मीटर, इधर से भी देखोगे तो 5 मीटर, तो लोडिंग भी सिमेट्रिक है, और हर चीज सिमेट्रिक है। तो यहाँ रिएक्शन कैसे करो? बिना रिएक्शन के टोटल फोर्स देखो, तो बिना रिएक्शन के टोटल फोर्स 10 नीचे, ये 10 नीचे, 20 हो गया, 10 और 10 मिलकर, और ये 20 नीचे, तो टोटल फोर्स 40 किलोमीटर नीचे आ रहा है क्या? और नीचे आ रहा है तो पहले तो रिएक्शन ऊपर होगा, और आधा आधा बढ़ जाएगा, तो ये क्या होगा? 20 किलो न्यूटन, और ये भी कितना होगा? 20 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेमिंग कर दो, और एसएफडी बनाने के लिए क्या क्या पॉइंट लोगे? एंड पॉइंट, एक ये पॉइंट हो गया, यहाँ सपोर्ट आ गया, यहाँ नया लोड आ गया, यहाँ सपोर्ट है, ये एंड पॉइंट। ठीक है, इसको ए बोल दे रहा हूँ, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई। एसएफडी बनाने के लिए इतने पॉइंट लेने पड़ेंगे। हाँ, जहाँ कंसंट्रेटेड फोर्स है वहाँ लेफ्ट राइट करोगे, तो ए पे कंसंट्रेटेड फोर्स है तो यहाँ जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट, बी पे भी है तो जस्ट, मतलब शियर फोर्स सडन चेंज होगा, सी पे भी है जस्ट लेफ्ट राइट, डी पे भी है जस्ट लेफ्ट राइट, और ई पे भी है जस्ट लेफ्ट राइट, और ये सारे पॉइंट का वैल्यू निकालो, जो इनमें सबसे ज्यादा आएगा वो मैक्सिमम शियर फोर्स। एसएफडी बनाने की जरूरत नहीं है, बनाना चाहो तो बना लो। अच्छा, शियर फोर्स निकालने के लिए साइन कन्वेक्शन क्या है? इसको पॉजिटिव लेते हैं क्या? ऐसा वर्टिकल एरो बनाओ दोनों तरफ जो लेमिना को क्लॉकवाइज घुमाए, तो इधर ऊपर इधर नीचे। तो अगर लेफ्ट पोर्शन को लेके शियर फोर्स निकाल रहे हो तो ऊपर को प्लस लोगे, नीचे को माइनस। राइट पोर्शन को लेके निकाल रहे हो तो नीचे को प्लस और ऊपर को माइनस। अभी तुम लोग का काम है करके निकाल लेना। जैसे ए के जस्ट लेफ्ट का तो शियर फोर्स 0 आएगा। ठीक है, लेफ्ट का यहाँ का निकालना, लेफ्ट पोर्शन को लो, कोई लोड ही नहीं है। मेन तो ए के जस्ट राइट का निकालना है, और ए के जस्ट राइट का शियर फोर्स क्या आएगा? यहाँ का निकालना है। लेफ्ट पोर्शन को ले लो, तो इसके लेफ्ट पोर्शन को लोगे तो ये कंसंट्रेटेड फोर्स आ रहा है, ए का फोर्स लेना पड़ेगा, तो इसके लेफ्ट पोर्शन में एक ही लोड आ रहा है, ये वाला 10 किलो न्यूटन, किधर आ रहा है? नीचे। और शियर फोर्स में कंसंट्रेटेड फोर्स एज इट इज आ जाएगा 10 किलो न्यूटन नीचे, और लेफ्ट पोर्शन को लेके निकाले तो ऊपर को प्लस और नीचे को माइनस लेना है। तो ए के जस्ट राइट का शियर फोर्स कितना आ गया? -10 किलो न्यूटन।
उसके बाद कहाँ का निकालना है, बी के जस्ट लेफ्ट का शियर फोर्स, ये कैलकुलेशन करते जाना। बी के जस्ट लेफ्ट का शियर फोर्स यानी यहाँ का, अगर लेफ्ट पोर्शन को लोगे तो यही लोड आएगा 10 नीचे, और लेफ्ट में नीचे को माइनस लेना तो -10 किलो न्यूटन आएगा। बी के जस्ट लेफ्ट के बाद कहाँ का निकालना है, बी के जस्ट राइट का, ठीक है, बी के जस्ट राइट यानी इस सेक्शन का। हाँ सर, अगर लेफ्ट पोर्शन को ही लेके निकाल लेता हूँ तो इसके लेफ्ट पोर्शन में ये फोर्स आएगा और बी का रिएक्शन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इस सेक्शन का लेफ्ट पोर्शन को लेके निकाल रहा हूँ तो इसके लेफ्ट पोर्शन में बी पॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है, तो बी का भी रिएक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएगा, इसके लेफ्ट पोर्शन में दो लोड आ गया, एक ये 10 किलो न्यूटन नीचे और एक है 20 ऊपर। तो पहले तो 10 नीचे और कंसंट्रेटेड फोर्स में डायरेक्ट आ जाएगा नीचे, और लेफ्ट पोर्शन में ऊपर को प्लस नीचे को माइनस लेना तो माइनस, ये 20 ऊपर, और लेफ्ट पोर्शन को लेके निकाले तो ऊपर को प्लस लेते हैं क्या, तो +20। तो बी के जस्ट राइट का शियर फोर्स क्या आएगा, +10 किलो न्यूटन। कैलकुलेट करके देख लेना। उसके बाद अगला क्या है सर, सी का जस्ट लेफ्ट, ठीक है, सी के जस्ट लेफ्ट यानी इसका शियर फोर्स यहाँ का, अगर लेफ्ट पोर्शन को लेके निकालो तो इसके लेफ्ट पोर्शन में दो लोड आ रहा है, 10 नीचे 20 ऊपर, और लेफ्ट पोर्शन में नीचे को प्लस, सॉरी नीचे को माइनस ऊपर को प्लस लेना है, तो ये -10 + 20 अगेन कितना आएगा, +10 किलो न्यूटन। कैलकुलेशन चेक कर लेना। सी के जस्ट लेफ्ट क्या है, सी के जस्ट राइट का निकाल लेना। एक काम करता हूँ, सी के जस्ट राइट यानी यहाँ का, सी के जस्ट राइट का मैं राइट पोर्शन को लेके निकाल लेता हूँ, आसान पड़ेगा, कम लोड आ रहा है, बाकी वो कोई भी ले लो। अच्छा, राइट पोर्शन को लेके निकालो तो इसके राइट पोर्शन में बाकी सारा ये दोनों लोड आ रहा है, बट इसके राइट पोर्शन में यहाँ का निकाल रहा हूँ राइट पोर्शन को लेके, तो सी पॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है क्या, तो सी के फोर्स से मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो इसका राइट पोर्शन को लेके निकालोगे तो दो लोड आ रहा है, एक ये 10 नीचे और एक 20 ऊपर, बट राइट पोर्शन में नीचे को प्लस ऊपर को माइनस लेना है शियर फोर्स निकालते समय। तो 10 किलो न्यूटन नीचे है, राइट पोर्शन में नीचे को प्लस तो +10, 20 ऊपर है, राइट पोर्शन को ले रहे हो तो ऊपर को माइनस तो -20, ये कितना आएगा, -10 किलो न्यूटन। ऐसे करके बाकी पॉइंट का निकाल लेना। डी के जस्ट लेफ्ट का शियर फोर्स निकालोगे ना, मैं पूरा आप कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, तो डी के जस्ट लेफ्ट का भी -10 किलो न्यूटन आएगा। डी के जस्ट राइट का निकालोगे ना तो डी के जस्ट राइट का +10 किलो न्यूटन आएगा, करके देख लेना, ठीक है। डी के जस्ट राइट के बाद कहाँ का निकालोगे, ई के जस्ट लेफ्ट का, तो वो भी -10 किलो न्यूटन आएगा। ई के जस्ट लेफ्ट के बाद ई के जस्ट राइट का निकालोगे तो वो 0 आएगा, करके देख लेना। ये निकाल, और इन सब में जो सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो 10 किलो न्यूटन ही है क्या, तो मैक्सिमम शियर फोर्स का बस मैग्नीट्यूड जानना था, और मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 10 किलो न्यूटन। इसको न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो 10,000 न्यूटन। और इसके कारण भी ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे निकालोगे, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, और सर्कुलर में ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस शियर फोर्स क्या होता है, 4/3 टाइम्स ऑफ एवरेज। तो ये फॉर्मूला लगा दोगे तो 4/3 टाइम्स ऑफ एवरेज, और एवरेज क्या है, फोर्स डिवाइड बाई एरिया। तो जो जिस शियर फोर्स का स्ट्रेस निकाल रहा हूँ वो शियर फोर्स मैक्सिमम है 10 किलो न्यूटन यानी 10,000 न्यूटन। तो शियर फोर्स कितना ले लोगे, 10,000 न्यूटन, डिवाइड बाई एवरेज निकालना है तो इसको पूरे क्रॉस सेक्शन के एरिया से डिवाइड कर दो, और पूरा क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, हाँ सर, जिसका डायमीटर 100 mm है, तो एरिया क्या होगा, π/4 d² यानी π/4 100²। तो ये एवरेज आ गया, और एवरेज में 4/3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ गया इस शियर फोर्स के कारण। और चूंकि ये शियर फोर्स मैक्सिमम शियर फोर्स है तो ये ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ गया ड्यू टू शियर फोर्स। और ये कितना आएगा, अभी कैलकुलेशन है वो तो कर लेना। ये 1.697 मेगा पास्कल आ रहा है क्या, या न्यूटन पर एम स्क्वायर, कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो कितना आ गया, 1.697 मेगा पास्कल या न्यूटन पर एम स्क्वायर, और क्वेश्चन में मेगा पास्कल में ही पूछा है तो 1.697 मेगा पास्कल, ये इसका आंसर हो गया। कौन सा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला है इसमें, आगे इसमें और डाटा है। ये बीम है, लोडिंग दिया हुआ है, यूडीएल है लग रहा है पूरे पे, सिंपली सपोर्टेड है सिमेट्रिक करके से, ये न्यूट्रल सरफेस है। इसमें एक पॉइंट लोकेट करके दिया है जो न्यूट्रल सरफेस के नीचे और इधर से 1 मीटर डिस्टेंस में, इस पॉइंट को ए बोला है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट स्ट्रेस कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट ए का। पॉइंट ए का मतलब इसमें बेंडिंग स्ट्रेस आएगा तो टेंसाइल आएगा कि कंप्रेसिव, वो देखना है, ठीक है। शियर फोर्स का शियर स्ट्रेस आएगा, कौन सा वाला आएगा, ठीक है। तो पहले तो बस डायरेक्शन देखना है, तो बेंडिंग स्ट्रेस कैसा आएगा, शियर फोर्स का शियर स्ट्रेस कैसा आएगा अगर आ रहा है पॉइंट ए पे, तो ठीक है। तो ये मैं निकालना बताया था क्लास में भी, कैसे क्या करो। सबसे पहले तो बेंडिंग स्ट्रेस देखना है ना, पहले तो जो भी ड्रॉ करोगे क्रॉस सेक्शन पे ड्रॉ करोगे, ध्यान देना, जो भी ड्रॉ करोगे क्रॉस सेक्शन पे ड्रॉ करोगे। कैसे बता रहा हूं मैं, पहले इसको अलग से बना लूं, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस क्रॉस सेक्शन पे आता है, शियर फोर्स का शियर स्ट्रेस क्रॉस सेक्शन में। हाँ, शियर फोर्स का जैसे क्रॉस सेक्शन में शियर स्ट्रेस आएगा ना, उसके परपेंडिकुलर प्लेन पे कॉम्प्लीमेंट्री शियर भी आएगा, क्योंकि शियर कभी अकेला नहीं आता, वो एक अलग बात है।
जैसे मैं क्या करूंगा ना, पॉइंट ए को जूम करके, तोड़ के जूम करके अलग से डायग्राम बना दूंगा। अब 2D में बना सकते हो, 3D में, जैसे ऑप्शन 2D में दिया है, बट मैं अभी 2D 3D दोनों बना दूंगा। तो पॉइंट ए को अगर तोड़ के जूम करके अलग से डायग्राम बनाओगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा क्या। और ये पॉइंट क्रॉस सेक्शन किसको बोलते हैं, ये क्रॉस सेक्शन है ना, तो इसको तोड़ के अगर अलग से जूम किया हो तो ये मेरा क्रॉस सेक्शन होगा क्या, जो भी आएगा बेंडिंग स्ट्रेस शियर स्ट्रेस क्रॉस सेक्शन में आएगा। हाँ, शियर स्ट्रेस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री शियर आएगा वो अलग बात है। इसी को अगर 3D में बनाते हैं ना, पॉइंट ए को तोड़ के जूम करके, तो कुछ ऐसा दिखता। अभी तो ऑप्शंस 2D में ही बना के दिया फिर भी समझने के लिए, ठीक है। और ये मेरा क्रॉस सेक्शन हो गया, ये इस साइड का क्रॉस सेक्शन और ये इस साइड का क्रॉस सेक्शन। अब ध्यान देना, सबसे पहले पता करो बेंडिंग स्ट्रेस का नेचर। अगर पॉइंट ए पे आएगा, पॉइंट ए न्यूट्रल एक्सिस पे नहीं है, न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस 0 होता है ना, तो पॉइंट ए पे बेंडिंग स्ट्रेस कुछ ना कुछ आया होगा अगर बेंडिंग है। उसके लिए क्या देखो ना, पहले तो ये पॉइंट ए जिस सेक्शन पे आ रहा है, इस सेक्शन पे आ रहा है क्या, तो बेंडिंग स्ट्रेस का नेचर देखने के लिए पहले ये देखो कि यहाँ का बेंडिंग मोमेंट कैसा है। बेंडिंग मोमेंट कैसा है मतलब सैगिंग है कि हॉगिंग, ठीक है। और किसके बेंडिंग मोमेंट कैसा है, सैगिंग की हॉगिंग, ठीक है। शियर फोर्स का शियर स्ट्रेस निकालने के लिए देखो कि यहाँ का शियर फोर्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव स्टैंडर्ड साइन कन्वेक्शन से। तो अगर तुम लोग ना यहाँ का बेंडिंग मोमेंट निकालोगे और शियर फोर्स निकालोगे ना, जैसे अभी ये पूरे में यूडीएल लग रहा है W किलो न्यूटन पर मीटर का, कितने लेंथ पे 6 पे, तो इस पहले तो दोनों सपोर्ट का रिएक्शन निकालो। सिमेट्रिक है तो रिएक्शन कैसे निकालोगे, बिना रिएक्शन के टोटल फोर्स क्या होगा, पूरे यूडीएल का फोर्स W इंटू 6, क्योंकि 6 मीटर लेंथ पे लग रहा है और नीचे लग रहा है, तो रिएक्शन दोनों में बढ़ जाएगा आधा आधा, और बिना रिएक्शन के टोटल फोर्स नीचे, तो रिएक्शन ऊपर आएगा, और आधा आधा बढ़ दोगे तो W इंटू 6, 6W का आधा, यहाँ 3W आएगा, यहाँ 3W आएगा। अब क्या करो ना, यहाँ का बेंडिंग मोमेंट निकालो। बस ये भी पता कर लिया ना यहाँ का बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मेरे को वैल्यू नहीं निकालना है, बस डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। वैसे सिंपली सपोर्टेड में अगर तुम लोग का यूडीएल आ रहा है पूरे में नीचे की तरफ, तो याद होगा तो इसका बीएमडी पूरा पॉजिटिव साइड बनता है, मतलब पूरे का बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव ही आता है, यानी सैगिंग आता है। तो डायरेक्ट अगर याद है तो यहाँ का बेंडिंग मोमेंट सीधा पॉजिटिव लिख सकते हो। फिर अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ का बेंडिंग मोमेंट राइट पोर्शन को लेके मैं निकाल लूँ, तो इसका राइट पोर्शन में 2 लोड आएगा, एक ये फोर्स और एक इतना यूडीएल, ये डिस्टेंस 1 मीटर, इसके कारण कितना आएगा, बेंडिंग में निकाल रहे हैं ना, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स 3W, इसका इस सेक्शन से डिस्टेंस कितना है 1, और ये फोर्स अपवर्ड है, तो जब भी फोर्स अपवर्ड तो बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होता है, तो प्लस। इतने यूडीएल के कारण फोर्स कितना आएगा सर, W इंटू 1, इसको कहाँ ऐड करता मानोगे, इसके सेंट्रॉइड पे, तो इसके सेंट्रॉइड का डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा 0.5, तो इंटू कितना मल्टीप्लाई कर दोगे 0.5, और ये फोर्स जब भी फोर्स डाउनवर्ड है तो बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ये कितना आएगा 3W और ये आएगा 0.5W, तो 3W माइनस 0.5W, ये आ रहा है 2.5W। इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव आया क्या, मतलब यहाँ का बेंडिंग मोमेंट सैगिंग होगा। सैगिंग का मतलब क्या होता है, ड्रॉ कर लो। सैगिंग ऐसा क्या, सैगिंग मतलब न्यूट्रल सरफेस के ऊपर कंप्रेशन आएगा, नीचे टेंशन आएगा। हॉगिंग होता तो ऊपर टेंशन नीचे कंप्रेशन आता, ठीक है। ये हो गया। दूसरा यहाँ का शियर फोर्स देखो, अगेन वही पॉजिटिव है कि नेगेटिव ये देखना है। शियर फोर्स निकालने के लिए ये साइन कन्वेक्शन होता है क्या, अगर लेफ्ट पोर्शन को लेकर निकाले तो ऊपर को प्लस नीचे को माइनस, राइट को ले रहे तो नीचे को प्लस ऊपर को माइनस। तो अगर मैं यहाँ का शियर फोर्स निकालूं इस सेक्शन का, पहले अलग से यहाँ निकाल के रख लेता हूँ इस सेक्शन का, तो शियर फोर्स में राइट पोर्शन को ही ले लेता हूँ, तो इसके राइट पोर्शन में 2 लोड आ रहा है कि ये और एक इतना यूडीएल। अच्छा, राइट पोर्शन में शियर फोर्स निकाले हो तो नीचे को प्लस ऊपर को माइनस लोगे, तो ये फोर्स ऊपर है क्या 3W, और यहाँ फोर्स ही देखना है, और ये ऊपर को माइनस, तो इसलिए माइनस। इतना यूडीएल का फोर्स क्या आएगा, इसका एरिया यानी 1 इंटू W, बस फोर्स देखना है, और किधर आएगा नीचे, और राइट पोर्शन में नीचे को प्लस लेना है क्या, तो ये प्लस 1W, तो ये कितना आ रहा है -2W। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ का शियर फोर्स अलग से लिख दूं, तो वैल्यू -2W आया, अच्छी बात है, बट क्या आ रहा है पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। क्लियर पॉइंट। अब बेंडिंग एंड क्या, बेंडिंग स्ट्रेस एकदम आसान है, बस नेचर देखना है। जिस पॉइंट का देख रहे हो, अगर वो न्यूट्रल सरफेस के ऊपर है कि नीचे है वो देखो, तो अभी पॉइंट ए न्यूट्रल सरफेस के नीचे है, और बेंडिंग एंड क्या था, सैगिंग की हॉगिंग, सैगिंग, और सैगिंग में न्यूट्रल सरफेस के नीचे क्या आता है, टेंशन। मतलब मैं बोलूँ क्या, पॉइंट ए का जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा उसका नेचर टेंसाइल होगा, मतलब पॉइंट ए का बेंडिंग स्ट्रेस का नेचर ड्रॉ क्रॉस सेक्शन पे करोगे, नेचर टेंसाइल। टेंसाइल मतलब क्रॉस सेक्शन में ड्रॉ करना है, इसके परपेंडिकुलर में आउटवर्ड। मान लो पॉइंट ए के बेंडिंग स्ट्रेस को सिग्मा ही बना दिया, यहाँ भी दिखाना चाहो तो यहाँ भी दिखा दो, ये हो गया, ठीक है। जैसे गेट में पहले ना इसी से एलिमिनेट कर दो, अभी सीयर का एलिमिनेट मत करना, सीयर आएगा कि नहीं, बस बेंडिंग स्ट्रेस पॉइंट ए के क्रॉस सेक्शन का टेंसाइल होगा। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन खत्म, क्या, क्योंकि इसमें नेचर कंप्रेसिव दिया है, यानी इसका आंसर या तो ए होगा या सी होगा, ठीक है।
ठीक है, ध्यान से देखना, चूंकि बेंडिंग सैगिंग था और सैगिंग में न्यूट्रल सरफेस के ऊपर कंप्रेशन और नीचे टेंशन, और अभी पॉइंट इन न्यूट्रल सरफेस के नीचे है क्या, इसलिए इसमें बेंडिंग स्ट्रेस कैसा आएगा, टेंसाइल आएगा। अगला शियर स्ट्रेस, पॉइंट ए पे कुछ शियर फोर्स आ रहा है, हाँ आ रहा है, पता चला शियर फोर्स की वैल्यू ही जीरो है, तब तो शियर स्ट्रेस जीरो होता है ना, बट अभी शियर फोर्स आ रहा है तो शियर स्ट्रेस आएगा, क्योंकि शियर फोर्स क्या है, शियर स्ट्रेस एक्सट्रीम फाइबर में जीरो होता है, याद होगा एक्सट्रीम फाइबर, बट ये पॉइंट एक्सट्रीम फाइबर में नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेस आएगा। अब शियर स्ट्रेस का एरो कैसे ड्रॉ करोगे, वैल्यू तो वी क्यू ऊपर आई बी से निकल जाता है, बट एरो कैसे ड्रॉ करोगे, तो कभी भी ना पॉइंट, किसी पॉइंट को तोड़ के जूम करके उसमें शियर स्ट्रेस का एरो निकालना है ना, तो पहले ये देखो कि वहां का शियर फोर्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ का शियर फोर्स कैसा है सर, नेगेटिव है क्या, हाँ सर, ठीक है। अब शियर फोर्स नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, यहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये शियर फोर्स के हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूं, नेगेटिव के हिसाब से। शियर फोर्स पॉजिटिव मतलब दोनों तरफ ऐसा वर्टिकल एरो जो लेमिना को क्लॉकवाइज घुमाए, ये तो पॉजिटिव का मतलब होता है, और नेगेटिव का मतलब होता है ऐसा वर्टिकल एरो जो लेमिना को एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, मतलब यहां ऊपर लेना पड़ेगा और यहां नीचे, ठीक है। तो अभी शियर फोर्स नेगेटिव आया, मतलब शियर फोर्स वाला रेजिस्टेंस का एरो ये होगा क्या, हाँ सर। अब जैसे शियर फोर्स वाले रेजिस्टेंस का एरो है ना, अगर शियर स्ट्रेस आ रहा है शियर फोर्स के कारण, यहां मैं ये तो शियर फोर्स ड्रॉ किया हूं, तो जैसा शियर फोर्स का एरो है ना, अगर जूम करके तोड़ के निकाले हो तो वैसा ही एरो का क्रॉस सेक्शन में शियर स्ट्रेस ड्रॉ कर दो, बस शियर स्ट्रेस के साथ साथ में क्या ड्रॉ कर देना, कॉम्प्लीमेंट्री शियर। जैसे ध्यान देना, अभी शियर फोर्स नेगेटिव आया, मतलब शियर फोर्स का एरो ये होगा क्या, तो वैसा ही शियर स्ट्रेस ड्रॉ कर दो, इधर ऊपर एरो ऊपर है तो इधर ऊपर, और इधर नीचे तो नीचे, बस अब ये शियर स्ट्रेस से अगर आ रहा है तो ड्रॉ करना है, जैसे पॉइंट ए पे आएगा, एक्सट्रीम फाइबर में तो शियर स्ट्रेस नहीं आता ना, बट ये शियर स्ट्रेस है तो ये अकेला नहीं आएगा, इसके साथ क्या आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, अभी ये लेमिना को कैसा घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो कॉम्प्लीमेंट्री लेमिना को कैसा घुमाएगा, क्लॉकवाइज। ये तरीका है शियर स्ट्रेस का एरो करने का। अगर शियर फोर्स नेगेटिव आता ना तो शियर स्ट्रेस ऐसा ड्रॉ करता, अगर पॉजिटिव आता सॉरी, तो पॉजिटिव शियर फोर्स ऐसा, तो शियर स्ट्रेस यहां ऊपर यहां नीचे, तो यहां ऐसा ड्रॉ कर देता, ये लेमिना को क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए कैसे बना देता, एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं एरो, क्योंकि ये शियर स्ट्रेस है ना, बट अभी शियर फोर्स पॉजिटिव थोड़ी आया है, नेगेटिव आया है, तो अगर शियर स्ट्रेस आ रहा है तो ऐसे ड्रॉ करोगे, नेगेटिव मतलब शियर फोर्स ऐसा, तो शियर स्ट्रेस वैसे ही ड्रॉ कर दो, फिर परपेंडिकुलर प्लेन पे कॉम्प्लीमेंट्री शियर, ठीक है। अभी मेरा पॉइंट ए पे शियर स्ट्रेस आएगा, उसको टाउ वे बोल दिया, और नेगेटिव है, शियर फोर्स नेगेटिव है, शियर स्ट्रेस नहीं, और शियर फोर्स नेगेटिव मतलब ऐसा, तो ऐसा शियर स्ट्रेस ड्रॉ करोगे, ये एंटी क्लॉकवाइज तो परपेंडिकुलर प्लेन पे कॉम्प्लीमेंट्री, तो शियर स्ट्रेस कैसा आ जाएगा, इधर नीचे इधर ऊपर, इधर नीचे इधर ऊपर, तो परपेंडिकुलर प्लेन पे कॉम्प्लीमेंट्री शियर, यहाँ का शियर स्ट्रेस को टाउ वे बोल दिया। यहां भी दिखाना चाहो 3D में पूछा दिखा दो, इधर नीचे, अलग कलर से ले लेता हूं, इधर नीचे इधर ऊपर, और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो कॉम्प्लीमेंट्री शियर ऐसा आ जाएगा। क्लियर पॉइंट, ये आ गया क्या, तो देख लो शियर स्ट्रेस का भी एरो आ गया, इधर वर्टिकल प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, हॉरिजॉन्टल में क्लॉकवाइज, मैच कर लो कौन सा ऑप्शन से मैच करेगा, ठीक है। ए और बी और डी तो पहले ही कैंसिल हो चुका है इन दोनों में, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस टेंसाइल था। अब शियर स्ट्रेस वर्टिकल प्लेन में ऐसा एरो जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और ये क्लॉकवाइज, कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंपोजिट बीम दिया हुआ है, ये पोर्शन स्टील है और ये इस तरह पोर्शन का मटेरियल वुड है, और ई स्टील 20 टाइम्स ऑफ ई वुड है, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दिया हुआ है स्टील पे 150 मेगापास्कल, और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन वुड पूछा है। सबसे पहले तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील और वुड, पहले तो किसी भी कंपोजिट बीम का ना मैक्सिमम बेंडिंग सॉरी किसी भी पॉइंट का बेंडिंग स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला ये होता है कंपोजिट बीम का, एम अपॉन, अगर मैं इस स्टील वाले को 1 बोलूं, वुड वाले को 2 बोलूं, तो E1I1 प्लस E2I2, जहां E1 1 वाले पोर्शन का यंग मॉडुलस है, और I1 उसका क्रॉस है, उसका 1 वाले पोर्शन का जिसका मटेरियल E1 है, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, प्लस E2 2 वाले पोर्शन का यंग मॉडुलस, I2 2 वाले पोर्शन का एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, और इसको हम लोग पूरे बीम के क्रॉस सेक्शन का फ्लेक्सर रिजिडिटी बोलते हैं। E1I1 1 वाले पोर्शन का फ्लेक्सर रिजिडिटी, E2I2 2 वाले पोर्शन का, और E1I1 प्लस E2I2 पूरे क्रॉस सेक्शन का फ्लेक्सर रिजिडिटी, इनटू ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे E इंटू वाई, जहां ई क्या है, इस क्रॉस सेक्शन में जिस पॉइंट का निकाल रहे हो वहां के मटेरियल का यंग मॉडुलस, स्टील का है तो स्टील का यंग मॉडुलस, वुड है तो वुड का यंग मॉडुलस, और वाई क्या है, उस पॉइंट का न्यूट्रल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और जब मैक्सिमम निकालो, जैसे स्टील का मैक्सिमम तो ये ई स्टील ले लोगे और स्टील के लिए वाई मैक्स ले लोगे, वुड का मैक्सिमम तो ये वुड ले लोगे और ये वुड का वाई मैक्स, बट उसके लिए पहले न्यूट्रल एक्सिस तो लोकेट करना पड़ेगा ना। तो पहला काम क्या हो गया, इस क्रॉस सेक्शन का क्या लोकेट करना, न्यूट्रल एक्सिस। अब न्यूट्रल एक्सिस लोकेट करने का भी तरीका बताया था क्या मैं, कंपोजिट बीम में अगर कंपोजिट बीम का क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिक है तब तो न्यूट्रल एक्सिस बीचों बीच आएगा, यानी सिमेट्रिक एक्स एक्सिस ही न्यूट्रल एक्सिस होगा, बट अभी क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिक नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि बीचों बीच अगर मैं एक्स एक्स बनाऊं तो जैसा डायग्राम ऊपर में वैसा नीचे नहीं है, और हर इस पर मटेरियल वाइज भी सिमेट्रिक होना चाहिए। जैसे मान लो इस स्टील का विड्थ इतना दे देता ना, तो भी ये सिमेट्रिक नहीं होता, क्योंकि ऊपर स्टील है नीचे स्टील नहीं है, तो ये सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक नहीं है तो इसका न्यूट्रल एक्सिस मैं पता करूंगा, और पता करने के लिए एक मेथड लगाते हैं जिसको इक्विवेलेंट सेक्शन मेथड बोलते हैं। इक्विवेलेंट सेक्शन मेथड में क्या करते हैं ना हम लोग, इसी बीम का, बट ये तभी अप्लाई करना जब क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिक नहीं है, अगर सिमेट्रिक होता तो मेरे को इसका जरूरत ही नहीं था। इक्विवेलेंट सेक्शन मेथड में ना क्या करेंगे, जैसे इसमें किसी एक मटेरियल के विड्थ को चेंज कर देंगे, वो सेलेक्ट कर सकते हो तुम लोग, स्टील का करना है कि वुड का। मैं एक आदत डाली हूं ज्यादा वाली ई का करूंगा, जैसे अभी ज्यादा वाली ई स्टील है, और स्टील वाले पोर्शन को अभी मैं 1 बोला हूं, और वुड वाले पोर्शन को मैं 2 बोला हूं। क्या करोगे, एक को एज इट इज रखोगे, जैसे मैं 2 को एज इट इज रखूंगा, 1 के विड्थ को चेंज करूंगा इक्विवेलेंट 2 से। कैसे चेंज करना बता रहा हूं, ठीक है। और 1 के विड्थ को इक्विवेलेंट 2 से चेंज कर दूंगा, तो जो सेक्शन मिलेगा उसको इक्विवेलेंट सेक्शन बोलूंगा, और उस इक्विवेलेंट सेक्शन का जो सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस होगा वो ओरिजिनल सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस होगा। इसका सेंट्रोइडल एक्सिस नहीं, अभी इसका इक्विवेलेंट सेक्शन बनाओगे। इक्विवेलेंट सेक्शन में अभी मैं क्या कर रहा हूं, डिसाइड किया हूं कि 1 को रिप्लेस करूंगा, 2 को एज इट इज रखूंगा। तो पहले तो जिसको एज इट इज रख रहे हो उसको बना दो, 2 को एज इट इज रख रहे हो तो 2 का विड्थ 50 और हाइट 150 है क्या, तो 2 को तो एज इट इज बना दो पहले, ये 50 और ये 150, और रिप्लेस किसको कर रहा हूं, 1 को इक्विवेलेंट 2 से। तो क्या करोगे, खाली विड्थ को चेंज करना, हाइट में कोई नहीं, तो 1 के विड्थ को चेंज करोगे, और 1 के विड्थ को कितना टाइम्स चेंज करोगे उस रेशियो को मैं बोलूंगा m, यानी मैं 1 के विड्थ को इक्विवेलेंट 2 से चेंज करूंगा कितना टाइम, m टाइम। और ये m को निकालने का फॉर्मूला होता है, किसके विड्थ को चेंज करे हो, 1 के, तो ऊपर लिखो E1, इक्विवेलेंट 2 से रिप्लेस कर रहे हो तो नीचे लिखो E2। जैसा अगर मान लो मैं 1 को एज इट इज रखता, 2 के विड्थ को चेंज करता, तो मैं बोलता 2 के विड्थ को इक्विवेलेंट 1 से रिप्लेस कर रहा हूं, तब मैं m लेता E2 बाई E1। पर अभी मैं 2 को एज इट इज रखा हूं, चेंज किसका विड्थ कर रहा हूं, 1 को एज इट इज रखना है, तो मैं डिसाइड कर लिया 2 को, जनरली मैं ज्यादा ई वाले को चेंज करूंगा, एक आदत डाल लिया हूं, तो 2 को एज इट इज रखा हूं तो 2 को एज इट इज रख दिए। अब 1 के विड्थ को चेंज करे हो, कितना टाइम चेंज करोगे, m टाइम, और 1 के विड्थ को चेंज करे हो तो m निकालने का फॉर्मूला होता है E1 बाई E2, और 1 के विड्थ को चेंज करो तो 2 को एज इट इज रखोगे, तो 1 का विड्थ कितना चेंज करूंगा, E1 बाई E2 टाइम। E1 कितना है सर, E1 यानी E स्टील, और E2 यानी E वुड, और E स्टील 20 टाइम्स ऑफ EW दिया हुआ है क्या, यानी इनडायरेक्टली E1 बाई E2 20 टाइम है क्या, तो 1 के विड्थ को कितना टाइम चेंज करूंगा, 20 टाइम। तो अभी 1 का विड्थ कितना है सर, 30, और उसके विड्थ को चेंज करना है 20 टाइम, तो 30 इंटू 20 कितना आएगा, 600। मतलब अभी 1 का विड्थ है 30, उसको यहाँ चेंज कर दूंगा इक्विवेलेंट 2 से, तो उसका विड्थ कितना ले लूंगा, 30 इंटू m यानी 20 यानी कितना, 600 mm। 650 से ज्यादा है क्या, तो ये इक्विवेलेंट डायग्राम में 1 कुछ ऐसा दिखेगा। हाइट में कोई अंतर नहीं आएगा, यहाँ हाइट कितना था 20, तो यहाँ भी 20, सारा डिस्टेंस mm है, और ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 20 यानी कितना mm, 600 mm। और जो इस इक्विवेलेंट सेक्शन का इसका जो सेंट्रोइडल एक्सिस है वो ओरिजिनल सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस होगा। तो अभी मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया इसका सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस निकालना, और इसका सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस कैसे निकालोगे, ये टी सेक्शन जैसा है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कैसे निकालूंगा, इसको 2 रीजन में डिवाइड कर देता हूँ। पहले इस रीजन को रेक्टेंगल 1 बोल देता हूँ, इस रीजन को रेक्टेंगल 2 बोल देता हूँ, इस ब्लू रीजन को। और कैसे निकालूंगा, यहाँ पर मेरे को पूरे का सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस का लोकेशन नहीं पता है, तो अभी पूरे का सेंट्रोइडल एक्सिस पता करने के लिए पहले कोई भी एक एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस ले लो, और मैं रेफरेंस एक्सिस अभी सबसे बॉटम वाले को ले रहा हूं। जब भी सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस पता करे हो तो रेफरेंस एक्सिस हमेशा जब भी लेना हो तो सबसे बॉटम वाले को, सबसे बॉटम वाले लेने से फायदा क्या होगा, सारा डिस्टेंस ऊपर आएगा, क्योंकि डिस्टेंस ऊपर है तो प्लस, नीचे तो माइनस, तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा, सारा डिस्टेंस ऊपर आएगा। तो अभी मान लो पूरे के सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस है उसको रेफरेंस एक्सिस से मैं y बार बोल दे रहा हूं, और ऊपर लेके चल रहा हूं, मतलब मैं ऊपर वाले को प्लस और नीचे वाले को माइनस। तो ये y बार निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ए वाई बार अपॉन समेशन ऑफ एरिया, जहां समेशन ऑफ ए वाई बार में ए वाई बार क्या है, इस टी सेक्शन को इंडिविजुअल रीजन में पहले डिवाइड कर दो, इस तरीके से कि इंडिविजुअल रीजन का एरिया और सेंट्रोइडल एक्सिस लोकेट करना आता हो। तो ए वाई बार क्या होगा, जैसे इस रीजन को मैं रेक्टेंगल 1 बोलूं, इस रीजन को 2, तो 1 का ए वाई बार, 1 का ए वाई बार मतलब 1 का एरिया इंटू उसके सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस का डिस्टेंस रेफरेंस एक्सिस है, मतलब एक तरह से ये हो गया 1 का एरिया माइंड अबाउट रेफरेंस एक्सिस। अच्छा 1 और 2 को, इसको 2 बोल रहा हूं, 2 को जोड़ दूंगा तो पूरा सेक्शन मिलेगा, तो प्लस 2 के लिए वाई बार मतलब 2 का एरिया इंटू 2 के सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस का डिस्टेंस रेफरेंस एक्सिस है। ऐसे करके जितने भी रीजन है सबका ए वाई बार निकालूंगा, तो अभी 2 ही रीजन है, डिवाइड बाय टोटल एरिया कर दोगे, यानी 1 का एरिया प्लस 2 का एरिया, तो वाई बार मिल जाएगा। और वाई बार क्या है, पूरे के सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कहां से, न्यूट्रल एक्सिस, और इसका सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस निकाल रहा हूं तो इसके लिए अप्लाई करोगे, क्या करो, समेशन ऑफ ए वाई बार, मतलब पहले 1 के लिए लगा देता हूं, इस रीजन को मैं 1 बोल दिया, इस रीजन को 2, तो 1 के लिए ए वाई बार यानी 1 का एरिया, 1 का एरिया क्या है, रेक्टेंगल, उसका विड्थ 600 और हाइट 212 है क्या,
तो 1 का एरिया 600 इंटू 20 इंटू वाई बार, यानी 1 के सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस का डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से 1, सॉरी रेफरेंस एक्सिस से, तो 1 का सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस या रेक्टेंगल है तो इसके बीचों बीच ही आएगा, और बीचों बीच ये 1 का सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस है, इसको C1A1 बोल दिया बीचों बीच। तो इस पूरे का हाइट 20 है, तो ये कितना होगा सर 10, ये 10। तो 1 के सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस का डिस्टेंस मेरे को कहां से पता करना है, रेफरेंस एक्सिस से, मतलब ये पूरा डिस्टेंस ये कितना होगा, ये 150 और ये 20, तो ये पूरा हाइट 170 होगा और ये 10 है, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा 170 माइनस 10, यानी कितना आएगा 160 mm आएगा। क्या सारा डिस्टेंस mm में है, तो 1 के सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस का डिस्टेंस रेफरेंस एक्सिस से कितना आया 160, और ये रेफरेंस एक्सिस से ऊपर वाले को प्लस ले रहा हूं, फिर डिस्टेंस हमेशा ही ऊपर आएगा, तभी तो सबसे नीचे वाले को रेफरेंस एक्सिस लिया हूं, ये आ गया। अच्छा 1 और 2 को जोड़ूंगा तो पूरा सेक्शन मिलेगा, इसलिए बीच में प्लस साइन। अब 2 के लिए आई वाई बार, 2 के लिए वाई बार मतलब 2 का एरिया इंटू 2 के सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस का डिस्टेंस रेफरेंस एक्सिस है, 2 का एरिया, 2 का विथ 50 और हाइट 150 है क्या, तो 2 का एरिया कितना होगा, रेक्टेंगल है तो हाइट इंटू विथ यानी 50 इंटू 150 इंटू वाई बार, यानी 2 के सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस का डिस्टेंस रेफरेंस एक्सिस है। 2 रेक्टेंगल है तो उसका सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस अगेन इसके बीचों बीच आएगा, उसको C2A2 बोल दो, और बीचों बीच तो ये पूरा हाइट 150 है तो ये उसका आधा, यानी ये कितना होगा 75। और मेरे को 2 के सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस का डिस्टेंस रेफरेंस एक्सिस से लेना है, और अभी रेफरेंस एक्सिस से भी डिस्टेंस 75 है और ऊपर है तो ऊपर को प्लस लेना, फिर ऊपर ही आएगा, तो इंटू 75 ये हो गया 2 के लिए। और कोई रीजन नहीं बचा। डिवाइड बाय टोटल एरिया, मतलब 1 का एरिया, 1 का एरिया कितना है 600 इंटू 20 प्लस 2 का एरिया, और 2 का एरिया कितना है 50 इंटू 150, चेक कर सकते हो। तो यहाँ से वाई बार यानी पूरे के सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कहाँ से आ जाएगा, रेफरेंस एक्सिस से, कितना आएगा 600 इंटू 20 इंटू 160 प्लस 50 इंटू 150 इंटू 75 डिवाइड बाई 600 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 150, ये आ रहा है 127.308 mm। ये पूरे के सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस का डिस्टेंस आ गया कहाँ से, रेफरेंस एक्सिस से, 127.308। ध्यान देना 75 एक ही इससे ऊपर आएगा ज़्यादा, लेकिन 127 150 से कम है ना, तो कहीं यहाँ आएगा क्या, पूरे का सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस 150 से कम है, और ये डिस्टेंस कितना है 127.307, और ये पूरे का सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस है इस रीजन का, और जो इक्विवेलेंट सेक्शन का सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस होता है वो ओरिजिनल सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस होगा, तो ओरिजिनल सेक्शन ये है ना, तो ये इसका न्यूट्रल एक्सिस हो गया, मतलब पूरे का न्यूट्रल एक्सिस क्या आ गया, ये न्यूट्रल, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, नीचे से उसका डिस्टेंस कितना आया, ये डिस्टेंस 127.308, और ये डिस्टेंस आ गया, तो ये भी निकाल लोगे क्या, हाँ सर, ये कितना आएगा, ये पूरा कितना है 170 माइनस 127.308 कर दो, ये कितना आ जाएगा 42 सारा डिस्टेंस mm में है 692 mm, ये आ गया। अब जैसे ही ये लोकेट कर लिए, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस हो गया ओरिजिनल सेक्शन का, ठीक है। तो अब मेरे को क्वेश्चन में मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील दिया है और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन वुड निकालना है, दोनों का एक्सप्रेशन लिख लो, क्योंकि स्टील का दिया और वुड का निकालना है, और दोनों का रेशियो ले लेना, तो चूंकि ये दिया है तो वुड का मैक्सिमम निकल जाएगा, और जब रेशियो लोगे ना तो ये E1 I1 प्लस E2 I2 तो कॉमन है, ये पार्ट कट जाएगा, यानी फ्लेक्सर रिजिडिटी मेरे को निकालने की जरूरत, जब भी किसी उस क्रॉस से एक बेंडिंग स्ट्रेस दे दिया उस क्रॉस सेक्शन का, जैसे यहाँ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस से स्टील दे दिया और कोई दूसरा निकालना है, तो रेशियो लेते जाना, तो फ्लेक्सर रिजिडिटी और बेंडिंग कट जाएगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन तो वही है और क्रॉस सेक्शन वही है, तो एम और फ्लेक्सर रिजिडिटी सेम होगा, तो ये पार्ट निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया है, यहां लिख रहा हूं, मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया है, सिग्मा बी मैक्स स्टील दिया है, तो अगर मैं सिग्मा बी मैक्स स्टील का एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या होगा, ये पार्ट तो कॉमन है, एम अपॉन फ्लेक्सर रिजिडिटी E1 I1 प्लस E2 I2 इंटू ऊपर में जो E इंटू वाई है उसमें अंतर आएगा, तो पहले तो E मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील है, तो स्टील का E लोगे, स्टील का E को E स्टील ही लिख देता हूं, वो 20 टाइम्स ऑफ E वुड दिया, वो बात की चीज है, इनटू स्टील के लिए वाई मैक्स, क्योंकि स्टील का लिख रहे हो ना मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, और मैक्सिमम लिख रहे हो इसलिए स्टील के लिए वाई मैक्स, तो क्या है देखो न्यूट्रल एक्सिस से स्टील का टॉप फाइबर का डिस्टेंस देखो, बॉटम फाइबर का डिस्टेंस देखो, दोनों में जो जाता है, तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर स्टील ये है ना, उसका टॉप फाइबर ये पॉइंट है क्या, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर स्टील का टॉप फाइबर का डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से ये है क्या, और ये डिस्टेंस कितना है 42.692। अच्छा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे तो स्टील आ ही नहीं रहा है, तो स्टील का ओवरऑल टॉप वाई मैक्स क्या हो गया 42.692, और ये स्टील का लिख रहे हो ना, तो स्टील का वाई मैक्स क्या हो गया 42.692, और ये मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील है, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी है 150 मेगापास्कल, खैर वो वैल्यू तो बाद में पुट कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं 1 बोल दिया, इसका एक्सप्रेशन क्यों लिखा, क्योंकि ये दिया है,
दूसरा मैं एक्सप्रेशन निकाल लेता हूं मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन वुड का। क्यों? क्योंकि ये निकालना है, क्वेश्चन में बोला है ना मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन वुड निकालो। अगेन बेंडिंग स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला है m अपॉन E1 I1 प्लस E2 I2 और ऊपर में E इंटू वाई, तो ये तो पार्ट कॉमन है, ये तो वही रहेगा, तो इसको एज लिख दिया इंटू E इंटू वाई। बट अब मैं मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन वुड का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, तो पहले तो ऊपर में E वुड का लोगे तो ये E वुड इंटू वाई, तो मैक्सिमम का लिख रहे हो तो वुड के लिए वाई मैक्स, तो क्या करो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वुड का टॉप फाइबर का डिस्टेंस देखो, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वुड का बॉटम फाइबर का डिस्टेंस, दोनों में जो ज्यादा है। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर अगर वुड का टॉप फाइबर देखोगे तो ध्यान देना वुड तो यहीं तक है ना ऊपर में, तो वुड का टॉप फाइबर ये होगा क्या, ये डिस्टेंस। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वुड का टॉप फाइबर का डिस्टेंस ये आएगा, ये कितना आएगा 42.692 माइनस 20, ये आएगा 22.692। ये न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वुड का टॉप फाइबर हुआ। अच्छा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वुड का बॉटम फाइबर, तो नीचे तो पूरा ही वुड है, तो बॉटम फाइबर ये होगा क्या, जो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वुड का बॉटम फाइबर का डिस्टेंस ये होगा क्या, और ये डिस्टेंस कितना 127.308, दोनों में जो ज्यादा वो वुड के लिए वाई मैक्स। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वुड का वाई मैक्स 22.692, नीचे 127.308, दोनों में जो ज्यादा है तो ज्यादा 127.308 है क्या, तो वुड के लिए वाई मैक्स कितना आ गया 127.308। खत्म। अब 2 डिवाइड बाय 1 कर दो तो सिग्मा मैक्स बी मैक्स वुड अपॉन स्टील का एक्सप्रेशन आ जाएगा, सिग्मा बी मैक्स स्टील दिया तो वुड निकल जाएगा, क्या आएगा ये सिग्मा बी मैक्स 2 डिवाइड बाय 1 कर रहा हूं वुड अपॉन सिग्मा बी मैक्स स्टील, क्या आएगा ये पार्ट तो कट जाएगा, और वुड का पहले लिखा ना, तो वुड का क्या है ई वुड इंटू 127.308 अपॉन नीचे में क्या आएगा ई स्टील इंटू 42.692, ये आ जाएगा। हाँ सर। अच्छा ई स्टील कितना है, अभी करना है तो अभी कर दो, कितना है 20 टाइम्स ऑफ ई डब्ल्यू है क्या, तो यहां से क्या आ जाएगा सिग्मा बी मैक्स वुड अपॉन सिग्मा बी मैक्स स्टील, और सिग्मा बी मैक्स स्टील कितना दिया है 150 मेगा पास्कल, एट दैट इज इक्वल टू ये 20 टाइम्स ऑफ ई डब्ल्यू है, तो ये ई डब्ल्यू निपट जाएगा, तो ऊपर में केवल क्या बचेगा 127.308 अपॉन नीचे में 20 टाइम्स ऑफ ई डब्ल्यू कट गया तो 22 बचेगा इंटू 42.692। तो यहाँ एक ही अननोन है क्या, क्या सिग्मा बी मैक्स वुड, तो ये निकल जाएगा क्या। अब ये मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन कर लेना, कितना आएगा 127.308 डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 42.692 इंटू ये 150 इधर आ जाएगा तो 150, यार है 22.365, और ये सिग्मा बी मैक्स स्टील मेगा पास्कल में पुट किया तो ये भी किस में आएगा मेगा पास्कल। तो वुड का मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना आ गया 22.365 मेगा पास्कल, और क्वेश्चन में क्या पूछा है वुड का मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस मेगा पास्कल में ही पूछा है, तो कितना आ गया 22.365। क्लियर पॉइंट। तो ये हम लोग का था सॉम का वीकली टेस्ट 4, उसका डिस्कशन, काफी अच्छे क्वेश्चन थे ये, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को तुम लोग के क्लियर कर देगा। ठीक है चलो फिर मिलते हैं, ओके।